नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। चर्चा में आज हमारे साथ पूरा इन हाउस पैनल है। हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर मेघनाथ है। मेघनाथ, स्वागत है आपका। नमस्ते। और साथ में हमारे स्तंभकार आनंद वर्धन भी साथ में हैं। आनंद, आपका भी स्वागत चर्चा में। नमस्कार। और चर्चा में जैसा आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग एक साथ आज स्टूडियो में बैठकर इस चर्चा को रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन शार्दुल हमसे जुड़ रहे हैं जूम पर। शार्दुल, आपका भी स्वागत। नमस्ते। कई सारी घटनाएं हैं, हम कोशिश करेंगे कि जो बड़ी घटनाएं हैं और जिन पर विस्तार से हमें बातचीत करनी है उनको एक बार मेघनाथ सुर्खियों को से अवगत कराएं हमारे श्रोताओं को, और फिर हम इस चर्चा को खोलेंगे। कुछ नई घोषणाएं भी हैं, कुछ जानकारियां भी हैं, तो मेघनाथ एक बार उनको हमारे श्रोताओं को बताएं, फिर उसके बाद हम चर्चा को शुरू करते हैं। श्रोताओं को एक अनाउंसमेंट करना चाहेंगे कि हमारा क्रिसमस ऑफर अभी भी चालू है, 26 दिसंबर तक ये रहेगा। इसमें आपको हमारा मर्चेंडाइज मिलेगा। हमारे पास एक करारे चने का मग है जिससे मैं अभी चाय पी रहा हूँ, और निर्वाणा मास्क भी है, और काफ़ी मज़ेदार हमारे पास अभी ऑप्शंस है। और इसके साथ आप आपके फ्रेंड्स और फैमिलीज़ को एक डिस्काउंटेड सब्सक्रिप्शन भी दे सकते हैं। तो आप बिल्कुल newslaundry.com/christmas-offer पे जाइए और इसका लुफ्त उठाइए। एक और हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च हुआ है। ये एक्चुअली लंबा वाला प्लान है। एक गेम चेंजर 3 साल का हमने सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च किया है, जिसमें 28,000 रुपये देकर आप 3 साल के लिए न्यूज़ लॉन्ड्री को सपोर्ट कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और इस पे आपको 8,000 रुपये का एक डिस्काउंट मिलेगा और काफ़ी नया फ्री मर्च, बहुत सारे फ्री मर्च मिलेंगे। और इसके अलावा इसमें बहुत सारे एक्सेस भी होगा जो हमारे प्रोग्राम इवेंट्स होते हैं और तमाम, उसमें सीधे सारे के सारे एंट्री होगी उसमें। और आपको तो पता ही होगा कि हमारे सब पॉडकास्ट और इंटरव्यूज जो पेवॉल के पीछे है, वो भी आपको पूरे एक्सेस मिलेंगे। और हमने अभी एक्चुअली हम 1 से 2 स्टोरीज जो है वो पेवॉल के पीछे डाल रहे हैं महीने के, तो उसको भी आपको तो ये बहुत एक्सटेंसिव ग्राउंड स्टोरीज होती हैं जो हमारे रिपोर्टर्स करते हैं। लॉन्ग फॉर्म ग्राउंड रिपोर्ट्स है ये, जो पेवॉल के पीछे, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए होता है। तो ये सारी जो पेवॉल के पीछे और एक्सक्लूसिव स्टफ है न्यूज़ लॉन्ड्री का, वो सब की पहुंच होगी 3 साल तक की। और एक बहुत अट्रैक्टिव चीज़ जो हम करते हैं, एनएल बैठक, जो कि सब्सक्राइबर्स डायरेक्टली एडिटर्स से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और इंटरेक्ट कर सकते हैं। वो एक एक्सक्लूसिव हम 6 मंथ्स में एक इवेंट करते हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एडिटर्स ही नहीं, पूरे एडिटोरियल टीम से आप मिल सकते हैं। हाँ जी। और एक अनाउंसमेंट था, लास्ट अनाउंसमेंट एक्चुअली, कि अगर आपको हमको खत लिखने होंगे तो आप podcast@newslaundry.com पर लिख सकते हैं, या फिर आप जा सकते हैं newslaundry.com/podcastletters पर, podcast-letters पर, और वहाँ पर आप हमको ईमेल लिख सकते हैं। आप हमने जो बात की उसके बारे में हमसे चर्चा कर सकते हैं। चर्चा पे चर्चा। चलिए सुर्खियों की तरफ मुड़ते हैं। अभी पार्लियामेंट का सत्र खत्म हो गया है, एक दिन पहले ही खत्म कर दिया, क्योंकि पता नहीं क्यों। अच्छा, ये एक पैटर्न जैसा नहीं है मेघनाथ? मैं देख रहा हूँ, मतलब एक तो ऐसे ही पहले के मुकाबले देखा जाए तो सत्र बहुत छोटे छोटे हो रहे हैं। सरकार का एक लॉजिक है कि भाई पैंडेमिक के हम स्थिति से गुजर रहे हैं, फिर भी जितने दिन का सत्र होता है उससे 1-2 दिन पहले अचानक से, जैसे पिछला भी सत्र ऐसे ही सैंडे हुआ अचानक से, इस बार भी ऐसे ही। उससे पहले कंट्रोवर्शियल बिल्स जो है, जैसे कि आखिरी मोमेंट पे जल्दी मिले, जैसे वही एक और हेडलाइन वही है कि एंड में, सत्र के एंड में उन्होंने इलेक्शन और वोटर आईडी और आधार कार्ड को लिंक करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल बिना वोटिंग के पास कर दिया। वैसे वॉइस वोट जैसे बोलते हैं उसको, दोनों हाउसेज में, और उसके बाद इमीडिएटली वोट जॉइन कर दिया। ये आप इसको इस तरह समझिए, क्योंकि पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसी तरह के मतलब क्योस में, बहुत अफरा तफरी की स्थिति में कृषि कानून भी पास किए गए थे ध्वनि मत से, जबकि सरकार के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं था और लोगों ने वोटिंग की अपील की थी कि वोटिंग से कराई जाए। सरकार ने उसको नहीं माना था। और इतने संवेदनशील कानूनों को, इतने गंभीर कानूनों को ध्वनि मत से पारित किया गया है।
बिना पार्लियामेंट की बहस के। पार्लियामेंट वो फोरम है जहां कम से कम इन कानूनों के ऊपर बातचीत जी। होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए। इस पर हम और विस्तार से भी बात करेंगे। और एक इसको हालांकि स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया है। नहीं, इसको नहीं हमने भेजा पास गया। कर दिया पूरा। अच्छा। और एक और इसी से जुड़ी हुई खबर है, डेरेक ओब्रायन को सस्पेंड कर दिया। ये 13वें एमपी है। 13 हो गए। हाँ, 13 हो गए अभी राज्यसभा। एमपीज जो सस्पेंड हो चुके हैं राज्यसभा के। हमने एक्चुअली लास्ट टाइम इस पर मेंशन किया था कि एक पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को स्टैंडिंग कमेटी भेजा गया था, उसका रिपोर्ट आया है। हाँ। तो इस पर भी हम थोड़ी सी इस बार चर्चा करेंगे। एक्चुअली हमारे गेस्ट जो आने वाले थे वो इसी से रिलेटेड आने वाले थे, लेकिन उन्होंने लास्ट मिनट वो ड्रॉप आउट कर गए। एंगेजमेंट हो गया उनका। हाँ। एंगेजमेंट हो गया। कर्नाटका कैबिनेट ने एक एंटी कन्वर्जन बिल मतलब अप्रूव कर दिया है। अब वो हाउस में जाएगा और फिर उसके बाद पास हो जाएगा। ये आई थिंक ये 4th स्टेट है जो हाँ। एक एंटी कन्वर्जन बिल पास करवा लेके रही आए। है। हाँ। कर्नाटका से एक और खबर है। कांग्रेस के एमएलए है KR रमेश कुमार। उन्होंने एक बहुत ही घिनौना स्टेटमेंट किया कि अगर रेप को टाला नहीं जा सकता तो उसका लुत्फ उठाइए। मतलब ये हिंदी में तो और ही अजीब लगता है। हाँ। और इसको स्पीकर भी हंस रहे थे ये जब स्टेटमेंट किया गया हाउस में, तो इस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ है। उन्होंने बोला कि ऑफ द कफ रिमार्क था और आगे से नहीं करेंगे। बस इसमें क्या है मिंगना, तो वो जो वर्ड होता है लुत्फ, लुत्फ नहीं, लुत्फ, लुत्फ होता है। Yes. ओ ओके। फ पे नुक्ता, लुत्फ। ओ, ये नई नई चीजें सीखने को मिलती है। हाँ। हरियाणा में एक लिंचिंग ही बोल सकते हैं इसको, इसकी खबर आ रही है। एक 23 साल के राहुल खान को कुछ उनके ही दोस्तों ने मिलके हेट क्राइम का मामला है। मार दिया। लिंचिंग अभी तक स्टैब्लिश नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये है कि हेट क्राइम का मामला है। क्राइम का मामला रिलीजन की वजह से या उनके फेथ की वजह से उनको निशाना बनाया गया। कांग्रेस की गोवा में दशा थोड़ी सी गड़बड़ाई दिख रही है। 17 MLA से वो 2 MLA तक पहुंच गए, एक के बाद एक सब रिजाइन कर रहे हैं। हालत है कांग्रेस पार्टी की। मतलब कांग्रेस पार्टी उम्मीद कर रही है कि इस देश में एक रिजीम बदल के मोदी जी को उखाड़ के फेंकेगी और अपने एमएलए को नहीं बचा पा रही है। 17 जीते हुए एमएलए बताइए और 2 पे आ गई 5 सालों के अंदर। हाँ बिल्कुल। इस पर एक्चुअली आनंद को भी एक कमेंट सुनेंगे। गोल्डन टेम्पल और एक और गुरुद्वारा है कपूरथला में, वहाँ पर 2 लिंचिंग की खबरें आई हैं 2 दिन में कॉन्जिक्यूटिवली ये हुआ है। और इसके अलावा आपको तो पता ही होगा फार्म प्रोटेस्ट के टाइम पे भी एक सैक्रिलेज प्लस लिंचिंग की खबर आई थी। और इसके अलावा लुधियाना में एक कल ब्लास्ट हुआ कोर्ट में। तो काफ़ी पंजाब में काफ़ी इंसिडेंट्स ऐसे सामने आ रहे हैं इलेक्शंस जैसे जैसे पास आ रहे हैं। हाँ, ओमिक्रॉन को लेकर एक खबर है। ओमिक्रॉन काफ़ी बढ़ता जा रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स में 3% से 73% तक ग्रोथ दिखाई दी है एक हफ्ते में इस वेरिएंट की ओमिक्रॉन वेरिएंट की। और भारत में भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और काफ़ी स्टेट्स में अब लॉकडाउन भी होने वाला है। नाइट कर्फ्यू उत्तर प्रदेश में तो 11 बजे से 6 बजे तक सुबह नाइट कर्फ्यू लगेगा। दिल्ली में से कुछ खबर मैंने तो नहीं देखी, लेकिन कर्फ्यू की खबर अभी नहीं है, लेकिन ये है कि गैदरिंग और तमाम चीज़ें जो सार्वजनिक स्थानों पर जो कैपेसिटी है उसकी 50% लिमिट कर दी गई है। इसके अलावा क्रिसमस की पार्टी और न्यू ईयर की पार्टियों को भी नियंत्रित करने के लिए बोला गया है और उस पर कंडीशन के साथ अलाउड होंगी। और एक आखिरी खबर है कि इंडियन एक्सप्रेस का रिपोर्ट है कि 39 इंसिडेंट्स सामने आए हैं जिसपे क्रिश्चियंस पर वार किया गया है। चर्चेस पर क्रिश्चियंस कर्नाटका में। जी, कर्नाटका में। और इस पर एक्चुअली हम काफ़ी बात कर सकते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश से भी एक इंसिडेंट आया था जहाँ पर एक स्कूल पर पत्थरबाजी की गई थी जब बच्चे भी अंदर थे। तो ये काफ़ी इंसिडेंट्स दिखाई दे रहे हैं। और कुछ ऐड करना होगा आपको? तो ये वाला मसला जो है, जो ये हेट वाला मसला है, काफ़ी इस समय सुर्खियों में है। एक इससे जुड़ा जो घटना है जो इस समय बहुत चर्चा में है, हरिद्वार में हुई। वहाँ पर एक धर्म संसद का आयोजन हुआ और उसमें खुलेआम माइनॉरिटीज़ को टारगेट करने की और उनकी हत्या जैसे करने की अपीलें की गई। और पुलिस की जो भूमिका है, कार्रवाई है, वो और भी चिंताजनक है इस मामले में। तो ये अचानक से जब देश में 5 राज्यों के चुनाव आने वाले हैं, तब पंजाब से लेके उत्तराखंड से लेके और अलग अलग हिस्सों में जो धार्मिक उन्माद का माहौल है
वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो मोबिलाइजेशन टाइप हो रहा है, ऐसे लग रहा है। तो ये इस पर हमारी बातचीत खास तौर पर होगी। इसके अलावा डाटा प्रोटेक्शन बिल का जो मामला है उसमें उसके जो खामियां हैं, अच्छाइयां हैं, या जिन परिस्थितियों में पास हुआ उसके बारे में मेघनाद से बात करेंगे। हालांकि मेघनाद ने इसके बारे में अपने शो में भी आई एम श्योर की बात किया ही होगा, जो संसद वॉच उनका अपना शो है। फिर भी हम इसी से शुरुआत करना चाहते हैं कि डाटा प्रोटेक्शन बिल जो अभी पास हुआ है और जो 2018 में आया था, प्रस्तावित हुआ था, और उस पर सुप्रीम कोर्ट के जजों की प्रतिक्रिया भी आई थी। तो मेघनाद, ये जो बिल है जो पहले अपने फॉर्म में आता और जो कंसर्न सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने दिखाए थे कि भाई इस तरह के मामलों में जहाँ पर आप नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, वहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी और इंडिविजुअल की जो प्राइवेसी का मसला है वो क्लैश हो रहा है जी। और स्टेट को लोगों की जो सर्विलांस है, लोगों की जो निगरानी का मसला है, या लोगों की जो निजता का मसला है, उसमें बहुत सोच समझकर कदम रखना चाहिए। इस तरह का कोई बिल ऐसा ना हो कि स्टेट को अनरेगुलेटेड एक पावर दे दे। ये बड़ी एक चिंता सामने आई है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि थोड़ा सा ये इसमें किस तरह के प्रावधान हैं, क्या इससे नुकसान हो सकता है लेमैन की भाषा में, क्योंकि आम आदमी को बहुत सारे इस तरह के बिल्स के बारे में समझ नहीं आता। मैंने जो पढ़ा, मुझे एक चीज़ समझ में आई कि रिफॉर्म की बात कोर्ट ने कही कि सबसे पहले ज़रूरत है कि आप सर्विलांस का रिफॉर्म करें, उसमें जो गड़बड़ियां हैं उनके ख़त्म करने का प्रयास करें, तब जाकर इस तरह की जो कानून हैं उन पे आप कहीं अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे या उसको लागू कर पाएंगे। जी। एक इसकी छोटी सी हिस्ट्री है। 2017 से ही ये शुरू होता है, जब पुट्टस्वामी जजमेंट हुआ था, जिसमें प्रिवेसी इज़ अ फंडामेंटल राइट उन्होंने जो डिक्लेयर किया था उसके बारे में। पर अगर आप सोचेंगे कि वो जजमेंट एग्जैक्टली था क्या, तो ऐसे कि कोई चौराहे पे खड़े होकर आप चिल्ला देंगे कि प्रिवेसी इज़ अ फंडामेंटल राइट, उससे कुछ होने तो वाला है नहीं। लेकिन हो गया, मतलब डिक्लेरेशन था एक। लेकिन कोर्ट ने ये बोला कि कोई ऐसा लॉ नहीं है जो कि इसको एक एक्शनेबल एक राइट बनाता है जिससे प्रोटेक्शन मिलेगा। मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में है, आ गया है, लेकिन उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई फ्रेमवर्क नहीं है। बिल्कुल। तो उसके बाद कुछ चर्चाएं शुरू हुई। श्री कृष्णा कमेटी बैठी एक जस्टिस श्री कृष्णा उनके निगरानी में। उन्होंने एक पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 में ड्राफ्ट प्रपोज किया जी। और उसके बाद एक कमेटी भी बैठी जो जयराम रमेश चला रहे थे। वो एक्चुअली पार्लियामेंट्री कमेटी थी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। उन्होंने 2 साल के लिए स्टडी किया ये बिल, स्टेक होल्डर्स को बुलाया, काफ़ी स्टडी किया इस पर, और फिर एक नया बिल लेकर आया अभी। और वो रिपोर्ट जो आया है उसमें वो बिल है, उसका नाम है डेटा प्रोटेक्शन बिल। तो उन्होंने पर्सनल वर्ड हटा दिया है। और इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग रीज़न है कि पहले जो वर्जन था बिल का, वो पर्सनल डेटा और नॉन पर्सनल डेटा इसमें डिफरेंशिएट करता। अब मैं बता दूं तो पर्सनल डेटा जैसे कि आपका नाम, एज, सेक्स, जेंडर, ऑक्यूपेशन, जिससे आपको पर्सनली आइडेंटिफाई किया जा सकता है इंटरनेट पे या फिर कहीं भी। और नॉन पर्सनल मतलब जैसे आप, मैं, आनंद, लिपि सब यहाँ पे बैठे हुए और हम कलेक्टिवली कुछ जाके कुछ कर रहे हैं, जैसे कि एक रेस्टोरेंट में जा रहे हैं या फिर ऐसा, और 100 लोग जा रहे हैं, तो वो एक एग्रीगेट जो डेटा होता है वो नॉन पर्सनल डेटा होता है और वो एनोनिमाइज्ड होता है। अच्छा। तो उससे हमको पर्सनली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो पहले वाले वर्जन में इन दोनों में डिफरेंशिएशन था और बोला था कि पर्सनल डेटा को ज़्यादा प्रोटेक्शंस देने चाहिए नॉन पर्सनल डेटा से, ऑब्वियसली। ये बिल में वो हटा दिया गया है। ये बिल में सब डेटा को डेटा बोल रहे हैं, पर्सनल, नॉन पर्सनल, सबको एक ही तरह से ट्रीट कर रहे हैं। एक ही तरह। और ये एक्चुअली गलत है काफ़ी चीज़ में, काफ़ी रीजंस की वजह से। क्योंकि अगर आप एग्रीगेट डेटा की बात करेंगे तो जैसे अमेजॉन जैसी कंपनी है, वो कोई स्टेटिस्टिक्स कलेक्ट कर रही है और फिर रिसर्च के लिए यूज़ कर रही है एक्सेट्रा, वो एक तरीके का डेटा है। और उनके कस्टमर का जो डेटा है वो एक तरीके का डेटा है। तो अमेजॉन जैसे कंपनी ने कस्टमर का डेटा लीक ना हो इसके लिए ज़्यादा प्रोटेक्शंस करने चाहिए। ये एनोनिमाइज्ड क्या प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, कितने लोग खरीद रहे हैं, वो फिर भी ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने बोला है कि सोशल मीडिया कंपनीज को अब इंटरमीडियरीज नहीं बोला जाएगा, उनको पब्लिशर बोला जाएगा। जैसे न्यूज़ लॉन्ड्री एक पब्लिशर है, न्यूज़ का पब्लिशर है, तो जो भी कंटेंट हमारा जाता है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कुछ गलत छाप दे तो फिर हम पर कार्रवाई भी हो सकती है। सोशल मीडिया कंपनीज का क्या हो रहा था कि अगर आप कोई ट्वीट करेंगे तो और गवर्नमेंट बोलती है कि ये मतलब पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ है या फिर जो भी है,
क्रिमिनल एक्ट है। तो सोशल मीडिया कंपनीज बोलते थे कि ये हमारी गलती नहीं है, यूज़र ने पोस्ट किया, हम तो एक बस प्लेटफॉर्म है और हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं है। ये बिल कह रहा है कि अब आपकी ये लाइबिलिटी होगी कि आपके प्लेटफॉर्म पे क्या पोस्ट हो रहा है। और एक और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ बोली गई है कि गवर्नमेंट अब एक रूल निकालेगी कि लोगों को वेरीफाई कैसे करना है अच्छा, सोशल मीडिया पर। तो अनोनिमस अकाउंट्स खोलना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, वो भी आइडेंटिफाइबल हो जाएगा। लोकलाइजेशन होगा, डेटा लोकलाइजेशन मतलब यहाँ पे डेटा स्टोर करना होगा तो उसका जुरिस्डिक्शन पूरा गवर्नमेंट के पास होगा। तो इससे ट्रैकिंग और सर्वेलेंस बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये मोटा मोटा है, मैं आगे और बताऊंगा। आनंद, ये हम एक अलग तरह के इस टाइम में रह रहे हैं जहाँ पर टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा हमारे व्यक्तिगत जीवन में असर बढ़ गया है, घुस गई है ज़िंदगी में हमारी। तो वहाँ से ये डाटा की सारी समस्या शुरू होती है, डाटा और कि भाई आपके व्यक्तिगत डाटा का इस्तेमाल किस तरह से होता है। हमने देखा कैम्ब्रिज एनालिटिका जैसा मामला सामने है जहाँ पर आपके बिहेवियर को भी प्रभावित करने के तरीके खोजे जा सकते हैं उस डाटा से, इतना सेंसिटिव है। ऐसे में जो खतरे हैं उनको देखते हुए अगर हम ये कहें कि भाई क्या रास्ता होना चाहिए या किस तरह से अप्रोच होना चाहिए इस तरह के कानूनों का, सरकार का, स्टेट का, तो आपकी उस पर क्या प्रतिक्रिया होगी? करीब दो दशक पहले ही इस पर एक आकलन आया कि डेटा इज़ द न्यू ऑयल। तो एक उसका जो व्यावसायिक या आर्थिक कोण है कि वो एक आर्थिक संसाधन के तौर पे भी डेटा है। दूसरा है राजनीतिक पहलू उसका कि जो सरकार उसको किस उद्देश्य से के लिए इस्तेमाल कर रही है। तो इसमें एक तो है कि प्रिवेसी जो है, जो कि वेग है, इसलिए फंडामेंटल राइट तो हो सकता है, लेकिन और सब फंडामेंटल राइट्स की ही तरह ये भी एब्सोल्यूट राइट तो नहीं हो सकता है, क्योंकि जो भी चीज़ वेग है, वेगली डिफाइंड है, वो एब्सोल्यूट नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं जो स्टेट की या उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उसमें इसका असर होता होगा। जी। तो ये जो एक लहर आया कि जैसे पर्सनल इज़ पॉलिटिकल, तो अगर इसका हम विस्तार करें तो अगर बहुत जेलर्स जो हैं प्रिवेसी के, उनको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी नहीं मिलेगा अगर प्रिवेसी इतनी ज़्यादा प्यारी है। तो स्टेट इंटरवेंशन उसमें आएगा, लीगल मेजर्स होंगे। तो प्रिवेसी को भी डिफ़ाइन करना पड़ेगा, जैसा कि बताया जा रहा था कि इसमें डिफ़ाइन किया जा रहा है कि ये प्रिवेसी है, ये पब्लिक यूज़ का हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। तो सिक्योरिटी स्टेट का खासकर जो 9/11 के बाद सिक्योरिटी स्टेट ग्लोबल पॉलिटिक्स में ज़्यादा आया, जियो पॉलिटिक्स में। उसके बाद ये सब जो है डेटा पर भी स्टेट का इंटरवेंशन बढ़ा। भारत में जो पुट्टुस्वामी जजमेंट है प्रिवेसी को लेकर, तो उसमें 3 जो है यार्डस्टिक्स दिए गए स्टेट को कि इस पर आप जज कीजिए। एक तो है लीगैलिटी, जो वैधानिकता है कि लॉ वैधानिक है कि नहीं है। नीड, आवश्यकता राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए या दूसरी नीतियों के लिए कितनी है। क्या डिलीवरेबल्स जो हैं पब्लिक पॉलिसी वेलफेयर पॉलिसीज़ के, उसके लिए आवश्यक है या नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ज़रूरी है या नहीं है। इस पर, इस कसौटी पर इसको आकिए तौलना पड़ेगा। हाँ। तीसरा है प्रोपोर्शनैलिटी, किस अनुपात में है, जो इंटरवेंशन है उसका अनुपात कितना है, उसका प्रोपोर्शन कितना है। तो अब ये तीनों भी जो है सब्जेक्टिव मेजर्स हैं। सरकार आर्ग्यू कर सकती है कि प्रोपोर्शनल है, सरकार आर्ग्यू कर सकती है कि ये आवश्यक है, और वैधानिक भी है। तो अब यहाँ जो है इतनी सब्जेक्टिविटी आने के बाद हमेशा 2 पक्ष आएगा। तो वो आधार को लेकर हो या और भी कई चीज़ें, क्योंकि आधार की भी स्वीकार्यता जो है 1 दशक में बढ़ी। शुरू में इसके आलोचक हैं, अभी भी हैं। तो ये जो है मेरे ख्याल से एक ऐसी बहस है जो अपना असली स्वरूप जो है अगले 1 दशक 2 दशक में लेगी। मेरे ख्याल से हम ऐसे टूल्स हमारे हाथ में हैं जिनका जो है वो क्या फॉर्म लेंगे, अभी हम उनको टटोल रहे हैं। और सरकारें या सिविल सोसाइटी या नागरिक जो हैं वो भी जो हैं बहुत
जो है स्पष्ट राय नहीं रखते हैं कि, क्योंकि एक आम आदमी के लिए जो है निजता जो है बहुत बड़ा मूल्य नहीं हो उसको जब उसका मूल्य तभी पता चलता है जब उसको ऐसी बहुत बड़ी हानि हो, कोई व्यक्तिगत जीवन में उसका असर पड़े। और उसका जीवन इतना साधारण होता है कि उसको ऐसे मौके कम आते हैं। तो इसलिए अभी ये एक विशिष्ट वर्गीय कंसर्न बन गया है। तो मैं इसमें शार्दुल की भी इसमें टिप्पणी ले लेते हैं और उसी पर मेघनाद और आनंद की भी टिप्पणी आखिरी होगी और फिर अगले विषय की तरफ बढ़ेंगे। ये लाइन क्या होनी चाहिए? नेशनल सिक्योरिटी की कीमत क्या लोगों की प्राइवेसी से चुकाई जा सकती है? शार्दुल, देखिए ये तो एक तरह का रिटोरिकल क्वेश्चन हुआ। मेरे दिमाग में रिटोरिकल की हिंदी नहीं आ रही, लेकिन जुमलेबाजी भी नहीं। मतलब ये ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर देना संभव नहीं है किसी भी व्यक्ति के द्वारा, है क्या? जैसे अभी आनंद ने बात की, उससे जुड़ी मैं एक बात कहना चाहता हूँ। किसी अधिकार की एक नागरिक के तौर पे, खासतौर से जनतंत्र में, जो मॉडर्न आधुनिक जो हम इस तंत्र में जी रहे हैं, अधिकार की समझ ना होना उसकी उपयोगिता और मौलिकता को खत्म नहीं करता। सिर्फ इसलिए कि मुझे अपने प्राइवेसी का, व्यक्तिगत अधिकारों का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो चले नहीं जाते। आप देखिए संसद में क्या कह रहे थे मिनिस्टर, स्टेट का इंटरेस्ट है, कानून स्टेट के नहीं जनता के इंटरेस्ट के होने चाहिए। मेरी प्राइवेसी मेरी चीज है, मेरा डेटा मेरा है, उसे सरकार या तंत्र तब ले जब उसकी अपरिहार्य जरूरत हो। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस की बात आई, जब डोमेस्टिक वायलेंस होगा तो उससे पहले रिपोर्ट होगी, तो तंत्र के पास, चाहे वो पुलिस हो चाहे अदालत हो, एक कारण होगा। लेकिन अगर आप वो कवर ही नहीं देते तो उस जानकारी को एक्सेस करने का लाइसेंस उनके पास पहले से है, वो फिर छांटेंगे। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। भाई मैं अपना डेटा शेयर नहीं करना चाहता, आप मुझे बताइए आपको चाहिए क्यों? इसकी उल्टी गंगा नहीं बह सकती कि नहीं हम तो लेंगे, तुम बताओ क्यों नहीं देना चाहते। इसमें बड़ा अंतर है। कंसेंट की बात आती है यहाँ पे। सिर्फ कंसेंट की नहीं है ना, कंसेंट तो तब देगा जैसे आनंद ने कहा कि भाई अधिकतर लोग, और ये बात ठीक भी है, भारत के जैसे देश में जहां इतनी विषमताएं हैं, लोगों के पास मौलिक पीने का पानी नहीं है, कई जगह खाने का नहीं है, तो अरे राजधानी दिल्ली में तो लेने के लिए सांस हवा नहीं है वो तो है ही। लेकिन आप ये देखिए ना कि अगर मुझे इस चीज की समझ नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी कि अब कोई सरकारी अफसर उस अधिकार का हनन करने बैठ जाएगा। मुझे समझना होना ये आर्ग्यूमेंट नहीं है कि आपकी प्राइवेसी वैल्यूएबल नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली है शार्दुल ने, और इसका अब मैं एक तीसरा पहलू बताऊंगा। ये बिल का एक क्लॉज 35 था जिस पर बहुत डिबेट हुआ था पहले भी, वो अभी भी है इस नए बिल में भी, कि इसमें एक गवर्नमेंट को ब्लैंकेट प्रोटेक्शन दे दिया है कि गवर्नमेंट को ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, और नेशनल सिक्योरिटी, इंटरेस्ट, फेयर यूज़ वगैरह जो भी रीजंस है उसके लिए, जो सेडिशन के लिए भी लगते हैं, इसके लिए उसके लिए लगते हैं, स्टेट सिक्योरिटी के लिए। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हो रही है यहाँ पे, जैसे जैसे आनंद ने भी कहा, डेटा इज़ द न्यू ऑयल। ये लाइन एक्चुअली वो रिपोर्ट में भी काफ़ी बार यूज़ की गई है, डेटा इज़ द न्यू ऑयल, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है इसके पीछे का अर्थ क्या है। ऑयल रिसोर्स है, तो इनका मतलब ये है कि डेटा इज़ द न्यू ऑयल, मतलब हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वो नए ऑयल फील्ड्स बन गए हैं और इससे लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो ये जो प्रॉफिट कमा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और वो प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने इकोनॉमिक रीजंस को पैरामाउंट रखा है, उन्होंने सिक्योरिटी रीजंस को बोला है कि ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपकी पर्सनल प्रोटेक्शन आप खुद देख लो। और ये जो शार्दुल बता रहा था वो बिल्कुल सही है कि अब गवर्नमेंट आपसे डेटा मांगती है। जैसे अब हम बात ही करेंगे इसके बारे में, जो आधार और वोटर आईडी का जो लिंकिंग करवाने की कोशिश कर रहे हैं, अब इसमें ये रिलेटेड है, उसमें एक क्लॉज है, उसमें बोला गया है कि आप रिफ्यूज़ कर सकते हैं कि आधार नहीं दिखाना है मुझे, लेकिन आपके पास एक कॉज होना चाहिए, और वो कॉज ऐसा होना चाहिए जो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है। तो इसका मतलब है मैंडेटरी हो जाएगा। तो जैसे शार्दुल ने बोला कि गवर्नमेंट हमको डेटा मांग रही है, और अगर सिटीजन बोलेगा कि नहीं देना है तो गवर्नमेंट बोले क्यों नहीं देना है, तो ये अलग हो गया। अगर गवर्नमेंट मुझसे डेटा मांग रही है ये अलग बात है, लेकिन अगर मैं देना नहीं चाहता तो मेरा कुछ भी रीज़न हो, आपका क्या लेना देना है। इसको थोड़ा सा बहुत सरल भाषा में अगर कहा जाए तो जैसे आप ये सोचिए कि इनकम टैक्स की रेड पड़ जाती है कुछ चुनिंदा लोगों के यहाँ पे, या चुनिंदा राजनीतिक झुकाव रखने वालों के यहाँ, या
सरकार के खिलाफ, तो बहुत सारे लोगों का एक बहुत ही मोटी एक तर्क आता है कि अगर आप गलत नहीं है तो आपको डर किस बात का है। बात ऐसे नहीं होती कानून में होता ये है कि कानून अपने मतलब रूल बुक के हिसाब से काम करेगा, तय नियम कानून के हिसाब से काम करेगा, आर्बिट्रेरी तरीके से काम नहीं कर सकता कि आपके घर में चले गए, आपके यहाँ रेड पड़ गई और ये आप उसके तर्क में ये देखिए अगर आप सही हैं तो आपको किस बात का डर है, ऐसा नहीं होता है। ये मेरे ख्याल से मेघनाथ जो बात कह रहे हैं कि प्राइवेसी का भी मसला उसी तरह से मेघनाथ ये कह रहे हैं एक बिल्कुल और सरल भाषा में, जानकारी मांगना अधिकार नहीं है, ना देना मेरा अधिकार है। आप मांग क्यों रहे हैं आपको वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हर केस में आपको बताना चाहिए कि आप इस केस में हमें इसलिए चाहिए, ऐसा नहीं कि हमें चाहिए, तुम क्यों नहीं देना चाहते बताओ। और ये हमको बार बार दिखाई देता है, बार बार हर चीज़ में एक सिक्योरिटी का एक स्ट्रॉमैन आर्ग्यूमेंट यूज़ किया जाता है। और अगर आप उसको भी अपोज करेंगे तो एक और स्ट्रॉमैन आ जाता है कि अरे आप तो फेसबुक को डेटा दे रहे हो तो गवर्नमेंट को क्यों नहीं दोगे। एक्चुअली उसका भी रीज़न है, फेसबुक मुझे एड्स बेच रहा है मेरा डेटा लेके, गवर्नमेंट मुझे जेल में डाल सकता है मेरा डेटा लेके। तो मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस है उसमें कि गवर्नमेंट और बाकी के प्राइवेट कंपनीज में क्या क्या फ़र्क है। तो समय को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए इसका एक आखिरी सवाल और आप लोगों की आखिरी टिप्पणी इस पर। पॉलिटिकल क्लास जो है वो अलग तरीके मतलब इस तरह से बिहेव करता है, जो बातचीत में मुझे समझ में आया कि ये जेपीसी ने इस रिपोर्ट को, इस बिल को बनाया, मतलब ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जिसमें सारे दलों के लोग शामिल हैं और वो इस तरह का लॉ बना रही है। आमतौर पर ये माना जाता है कि भाई सरकार ने अपना एक कोई बिल बनाया अलग से तो उसमें अपने फ़ायदे के लिए बहुत सारी चीज़ें डाल सकती है, लेकिन जब जेपीसी बना रही है जिसमें सारे पार्टियों के प्रतिनिधि हैं, उसमें इस तरह का अगर स्टेट को पावर देने की बात है तो फिर कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है, खड़ा होता है कि पॉलिटिकल क्लास अपने इंटरेस्ट एक जैसे हैं और उस इंटरेस्ट को बचाने के लिए वो एक ही तरह से बिहेव करता है। बिल्कुल, क्योंकि ये सब पार्टीज है, उनके स्टेट में गवर्नमेंट है सबके, और वो भी तो प्रोसेस ही करने वाले डेटा, उनको भी तो चाहिए वो डेटा। जैसे आपने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का अगर आप एग्जांपल देखेंगे, तेलंगाना का स्पेशली आधार और वोटर आईडी का लिंकिंग का जो एक पायलट प्रोजेक्ट था वो वहाँ पे पहले हुआ था। उसकी वजह से कम 25 लाख लोगों को डिसएनफ्रेंचाइज किया गया था। और बाद में इलेक्शन कमीशन ने एडमिट किया कि हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे थे डी डुप्लीकेशन के लिए, उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई और उसकी वजह से बहुत लोगों के वोटिंग आईडी डिलीट हो गए। वैलिड वोटिंग आईडी थे वो डिलीट हो गए, क्योंकि हुआ क्या कि लोग वोट देने गए और फिर उनको पता चला कि उनका वोटिंग आईडी डिलीट हो चुका है। तो आप सोचिए कि अगर ऐसा इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है स्टेट्स में, और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न भी है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को असेंबली इलेक्शंस के टाइम पे अगर आप ऐसा एक टूल दिया जाए जिससे आप एक लार्ज चंक ऑफ लोगों को बस डिसएनफ्रेंचाइज कर देंगे तो बहुत फ़ायदा है। मतलब अब यूपी इलेक्शंस आ रहे हैं, अगर आप सोचेंगे कि पिछले हफ्ते जो बिल पास हुआ वोटर आईडी और इलेक्शन का, एक बहुत ही लेजिटिमेट सवाल खड़ा हुआ कि एक तो आपने इतना जल्दी जल्दी में बिल क्यों लाया, आपने इसको स्टडी करने का समय नहीं दिया, आपने उसमें अमेंडमेंट डालने के समय नहीं दिया दोनों हाउसेज में, आपने उसको वॉइस वोट से पास कर दिया, बुलडोज कर दिया, लोगों ने डिवीजन मांगा फिर भी नहीं दिया और बोला कि हाउस चल नहीं रहा है तो फिर डिवीजन कैसे करेंगे। और लिटरली चिल्ला के लोगों ने पास किया वो बिल 2 दिन में। इतनी क्या जल्दी थी? यही मैं कह रहा हूँ आनंद, ये जो मतलब इस तरह के कानूनों को लेकर जो आम सहमति वाली जो बात है वो बताता है कि सारे लोग इसके लाभार्थी हैं, जो पॉलिटिकल क्लास। हाँ देखिए, एक जो पॉलिटिकल क्लास हो या फिर मेरे ख्याल से एक एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव भी है, जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव रीजनिंग है। एक एडमिनिस्ट्रेटर थोड़ा सा चीज़ों को दूसरी तरह से देखता है। और ये आम सहमति वाली बात करें जो आधार और वोटर आईडी लिंकिंग है, हाँ, मतलब आधार नंबर का बायोमेट्रिक्स का नहीं, आधार में जो डिटेल्स हैं, नाम, आपके पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, और जो वोटर आईडी में जो यही डिटेल्स हैं उसकी मैचिंग जो है। तो ये जो है जब आधार नहीं भी आया था तो 2009 का मुझे याद है कि CSDS लोक नीति जो संस्था है जो खासकर कि चुनाव संबंधित चीज़ों का अध्ययन करती है, और एक जनाग्रह NGO है, मेरे ख्याल से बेंगलोर बेस्ड है, तो अर्बन गवर्नेंस पे ज़्यादा अध्ययन करती है। तो इन लोगों के स्टडीज़ में काफ़ी जो है बोगस वोटिंग,
डुप्लीकेशन ऑफ वोटर आईडी, मतलब डुप्लीकेशन मतलब एक ही आदमी ने जो खासकर रेजिडेंस बदलने पे नया वोटर आईडी भी पिछले को कैंसिल किए बिना बना दिया, और काफ़ी मृत लोगों के भी नाम इलेक्टोरल रोल्स में थे। तो उसी समय से उस स्टडी को रख के कई राजनीतिक पार्टियां इस पर एक कह रही थी कि कुछ उस समय आधार नहीं आया था, लेकिन कुछ ऐसे मेजर्स लिए जाएं जिससे ये ख़त्म किया जा सके और थोड़ा सा प्यूरिफाई किया जाए इलेक्टोरल रोल्स को, बोगस वोटिंग रोकने के लिए। और 2018 के अप्रैल में मध्य प्रदेश कांग्रेस ने इसकी मांग की थी इलेक्शन कमीशन से कि आधार, उन्होंने स्पेसिफिकली आधार लिंक करने कहा था वोटर आईडी से। और अगस्त 2018 में इलेक्शन कमीशन ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें कि लगभग सभी पार्टियों ने इसका समर्थन किया था। उस समय ईसी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को अंकित भी किया गया था कि लोगों ने आधार को इससे लिंक करने की बात कही है। तो जो आप बोल रहे थे कि आम सहमति वो है, तो मेरे ख्याल से है, लेकिन उस पर भी जो जैसा कि कानून मंत्री बता रहे हैं कि हमने जो एक पार्लियामेंट्री कमेटी लॉ एंड जस्टिस को इसे रेफ़र किया था और उसने इसका समर्थन किया कि और ये एक पक्ष इसका हुआ। दूसरा पक्ष है जो डिसइनफ्रेंचाइज करने का, वो भी एक वैलिड कंसर्न है। और मेरे ख्याल से इसमें होगा ये कि ये एक लेजिस्लेटिव लॉ बना है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ मतलब इसके स्पेसिफिसिटीज़ जब हैं तय होंगी, वो इलेक्शन कमीशन जो करेगा उसमें, या करना चाहिए करे या नहीं, उसमें मेरे ख्याल से बूथ लेवल जो ऑफिसर्स हैं उनको एक जिम्मेवारी दी जानी चाहिए कि जो गलत डिलीट होंगे नाम वो ना हो। फिर इसका एक फ़ायदा ये हो सकता है कि रिमोट वोटिंग हो सकती है आधार लिंक करने से, लेकिन उसमें भी एक अलग तरह का भी मेरे ख्याल से ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, एक अलग तरह के फ्रॉड का उसमें भी संभावना है बनेगी, लेकिन वो ना हो। और जो कानून मंत्री कह रहे हैं जैसे वही पुट्टू स्वामी जजमेंट पे कि ये लीगैलिटी और प्रोपोर्शनैलिटी और जो नीड, ये तीनों पर खरा उतरता है। वो भी बात का विषय हो सकता है कि होता है या नहीं, लेकिन इसमें प्रोपोर्शनैलिटी का ये सवाल है कि जैसे कि एक्चुअली ये नेचर क्या है, इस विधेयक का नेचर ये है कि ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 का संशोधन है। और उस संशोधन में जैसे 23(6) में दे दिया गया है कि एक क्लॉज इसमें ये भी है 23 अनुच्छेद और जो उप अनुच्छेद 6 में ये है कि आप दूसरा जो है भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कुछ लोग कि वॉलंटरी भी है। लेकिन एक आप विधेयक को पढ़िएगा तो उसमें है कि जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है ही मे आस्क, तो मे आस्क जो है बहुत ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर दे देता है रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को कि अगर और उसमें यह भी है कि सफिशिएंट कॉजेज़ जो हैं आपको बताने पड़ेंगे कि आप क्यों नहीं दे रहे हैं आधार। तो अब और इसका जो है डिटेल्स जो है मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन तय करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, आज सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा कंसल्टेशन में, और मेरे ख्याल से इसमें कंसल्टेशन ईसी से होगा क्योंकि अंत में जो है चुनाव एडमिनिस्ट्रेशन ईसी करेगी। हाँ, लेकिन यही इसमें जो ब्लैक है, गैप है। और एक कंसल्टेशन नहीं, एक्चुअली अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म की तरफ बढ़ रहे तो उसमें इलेक्शन कमीशन की भूमिका साफ क्यों नहीं दिख रही है? और कंसल्टेशन मेरे ख्याल से नहीं होगा क्योंकि जब भी गवर्नमेंट रूल्स बनाती है तो कंसल्ट किसी से करती नहीं है नेसेसरीली, कुछ रेयर रीजंस में करती है। इसी इसमें इंटरवीन कर सकती है। हाँ, वही इलेक्शन कमीशन को, लेकिन इलेक्शन कमीशन एक्चुअली क्या है कि एडमिनिस्टर इसको चुनाव आयोग ही करेगी अंत में। जैसे कि आपको मैं 90 का उदाहरण दे रहा हूँ कि जब वोटर आई कार्ड फोटो आया था उसका भी बहुत विरोध हुआ था। लोग कह रहे थे कि गरीब तो इसे बना ही नहीं पाएंगे, वोटर आई कार्ड गरीब बना ही नहीं पाएगा, इससे बहुत लोग डिसइनफ्रेंचाइज हो जाएंगे। उसको समय लगा, 1-2 दशक लगा, लेकिन वोटर आई कार्ड जो है मेरे ख्याल से चुनावी करप्शन रोकने में कुछ कामयाब हुआ जो पहले
तो मेरे ख्याल से इन चीज़ों को देखना चाहिए आगे कैसे होना। ठीक बात है। मेघनाथ, आपकी टिप्पणी? एक बस इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि अगर आप एक जूम आउट व्यू देखेंगे तो आधार एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत बहुत ज़्यादा फ्लॉज है रजिस्ट्रेशन को लेके। आपने अगर रिपोर्ट्स देखे होंगे तो हनुमान को आधार मिल जाता है, पाकिस्तानी स्पाइस को आधार मिल जाता है, एलपीजी कनेक्शन तक मिल गया उनका बैंक अकाउंट लिंक करने के बाद, फ़ोन नंबर्स मिल जाते हैं, कुछ भी हो रहा है, राइट। और ये जो बेसिक जो डेटाबेस बना था आधार का शुरुआत से, लॉ आने के पहले से जो काम शुरू हुआ था, वो काफ़ी फ्लॉड है और उसमें काफ़ी ऐसे एंट्रीज़ है जो फेक बोले जा सकते हैं या फिर मैनिपुलेटेड है। आप एक रिपोर्ट था, देखा था मैंने कि कैसे जो ऑपरेटर्स हैं जो आधार बना रहे थे पहले, वो प्राइवेटाइज कर दिया था, तो वो प्राइवेट ऑपरेटर्स कैसे एक के बाद एक फेक आधार बनाने की कोशिश कर रहे थे। और कुछ कुछ लोगों को तो सॉफ्टवेयर में हैक्स मिल गए, तो वहाँ पे एंटर करके उन्होंने काफ़ी घपले किए थे। अब ये जो एक बेसिक डेटाबेस है, इसको अगर आप वोटर आईडी से लिंक करेंगे, ये एक अलग डेटाबेस है, तो आप एक फ्लॉड डेटाबेस को एक और फ्लॉड डेटाबेस ठीक करने में इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि इसका रीज़न क्यों बता रहे हैं लिंकेज का, कि हमको नकली वोटर हटाने हैं, नकली वोटिंग आईडी हटाना है, डी डुप्लीकेशन करना है। जैसे आनंद ने बोला कि कोई मूव कर गए और उन्होंने वहाँ पे वोटर आईडी बना दिया, एक से ज़्यादा किसी का है कहीं कुछ, तो अगर आपको वो वैलिडेट करना होगा, इसका मतलब आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि उसका आधार सही है, पर आधार सही नहीं है। क्योंकि आधार आपको अगर पता होगा तो समस्या है कि आधार रेजिडेंस का प्रमाण है, सिटीजनशिप हाँ, सिटीजनशिप का नहीं है। तो एक ये भी एक है इसमें समस्या कि वो आपकी सिटीजनशिप जो है वो प्रमाणित नहीं करती, खाली सिर्फ वो करता है कि आप रेजिडेंट है यहाँ के। मेरा बहुत ही बेसिक सवाल है, आपकी सिटीजनशिप किस चीज़ से प्रमाणित होती है? पासपोर्ट से। और हर आदमी के पास तो इस देश में पासपोर्ट नहीं होगा। नहीं, पर आई मीन वोटिंग आईडी भी तो सिटीजनशिप का प्रूफ है ना। वोटिंग आईडी भी सिटीजनशिप का प्रूफ है। हाँ, वोटर आईडी है और पासपोर्ट तो डेफिनेटली है ही, लेकिन आधार नहीं है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत क्लियरली बोला था कि आधार जो है वो कोई सिटीजनशिप का प्रूफ कभी नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें अगेन मैं जो बोल रहा हूँ कि इतने फ्लॉज है। अब आप सोचिए कि अगर आप से नागपुर से दिल्ली जब आए हो तो आप उसका एड्रेस चेंज कर सकते हो आधार का, राइट। वैसे ही लोग वहाँ पे जाके अगर कोई वोटिंग आईडी बना रहे हैं तो वो 2 आईडीज़ बन रहे हैं वहाँ पे, तो वो एक जगह से वोट नहीं होगा, दूसरी जगह से वोट होगा, ऐसे होता है। तो बेसिकली मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छी आइडिया है आधार और वोटर आईडी को लिंक करना। और अभी देखते हैं आगे जाके क्या होता है। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश इलेक्शन में एक बहुत बड़ा मुद्दा भी बनेगा। शार्दुल, आपकी इस पर आखिरी टिप्पणी, उसके बाद हम अपने अगले विषय पर बढ़ेंगे। जी, तो ये मौलिक बातें क्या क्या है, हमने बात करी कि कैसे आधार बन रहा है। UIDAI ने बात स्वीकार करी थी कुछ समय पहले कि आधार को एनरोल करने वाले ऑपरेटर, एजेंसी और हर आधार नंबर के हिसाब से रजिस्ट्रार जो होते हैं उनके बारे में उनके पास कोई जानकारी नहीं है। नहीं उनके पास ये जानकारी है कि पहचान, पता, उम्र और बाकी चीजें जो हैं उसके लिए मूल कौन से दस्तावेज लगाए गए थे आधार बनते समय, उसके बारे में भी उनके पास कोई जानकारी नहीं। अभी जैसे मेघनाथ ने बताया, साल दर साल अलग अलग मीडिया संस्थाओं ने रिपोर्ट किया है कि फर्जी आधार कार्ड बन रहे हैं। जिस डेटाबेस को UIDAI सुरक्षित बता रही थी, उसकी सुरक्षा कितनी है ये पिछले कई सालों में हमारे सामने आया है, जब बार बार डेटा लीक हुआ। अब चुनाव के लिए वोटर रोल को सत्यापित करने के काम घर घर, दरवाजे दरवाजे जाकर ही होना चाहिए। लेकिन है क्या कि भारत के कायल तंत्रों को हर चीज रेडीमेड चाहिए। आज की तारीख में ये सच्चाई है कि हमारी संस्थाएं मेहनत करने को तैयार नहीं है और हर चीज का इलाज बना रही हैं आधार को। एक और रोचक बात, आधार वोटर आईडी लिंक करने वाला बिल, जो व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा बिल है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, उससे पहले पास कर दिया गया। हम सबको ये भी याद है कि शुरू में आधार भी ऐसे ही लाया गया था कि नहीं ये तो स्वेच्छा से है, आप अपनी मर्जी से लीजिए, लेकिन अंततः क्या हुआ, वो अवश्यंभावी हो गया, हर चीज के लिए आपको देना ही पड़ेगा। और जैसे हमने कहा आम आदमी को इतना पता नहीं है, वो दे देता है। मैंने ये सारी बातें बताई, उसका कारण है कि सुनने वाले को पता तो चले कि सरकार और नौकरशाही मिलकर धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, ये जनतंत्र की नींव को खोखला कर रहे हैं। अब जैसा आपने बताया, बिल कहता है कि चुनाव अधिकारी आपसे आधार मांगेगा। अब आधार नहीं जोड़ना चाहते, इसके आपको वाजिब कारण बताने पड़ेंगे, है ना। अगर आप नहीं देंगे, आप निश्चित नहीं कर सकते, तो वोट मत डालिए। अर्थव्यवस्था और वो डिस्क्रेशन जो होगा वो ऑफिसर का होगा,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं वही तो कह रहा हूँ। इवन इफ आपने कोई प्रिस्क्राइब्ड कॉज दे दिया, फिर भी वो ऑफिसर बोल सकता है ना कि नहीं, मैं ये एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। उसके ऊपर पिछले कुछ सालों में हमारे तंत्र का खोखलापन हमारे सामने है। जो तंत्र खुद मेहनत करने के बजाय, भारत में मानव संसाधन की बात करी जाती है, ह्यूमन रिसोर्स की, उसका इस्तेमाल चीजों को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के बजाय अपनी हर जिम्मेदारी को एक टूटे फूटे और पूरी तरह से सुरक्षित जो नहीं है उस तंत्र के कंधों पर छोड़ दे रहा है। ऐसा तंत्र जिसकी सुरक्षा तक पे विश्वास किया जाना मुश्किल है, उसमें आप क्या गारंटी है कि यूआईडीएआई और वोटर आईडी में जब जानकारी साझा होगी, ठीक बात उसमें क्या साझा किया जाएगा और क्या नहीं किया जाएगा। और हर चीज के जवाब में ये लोग क्या कहते हैं, विश्वास करिए। भाई विश्वास जीता जाता है, थाली में सजाकर दिया नहीं जाता प्रसाद की तरह। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था बस कि इतनी तमाम मौलिक बातों के बाद आनंद के दिमाग में लग रहा है कुछ सवाल है। कोई सवाल नहीं? अच्छा, तो हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमने शुरुआत में जिक्र किया कि किस तरह से पंजाब में 2 दिनों के दौरान लगातार 2 बेअदबी के मामले सामने आए गुरु ग्रंथ साहिब के, और उसके बाद उसके नतीजे में 2 मॉब लिंचिंग देखने को मिली। भीड़ ने 2 लोगों को पीट कर मार दिया। एक मामला अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का है और दूसरा मामला कपूरथला के एक गुरुद्वारे से जुड़ा है। इससे पहले 2 महीने पहले करीब सिंघू बॉर्डर पे इस तरह की एक घटना हुई थी जिसमें कुछ निहंग सिखों ने एक आदमी की हत्या कर दी थी इसी आरोप में बेअदबी के। इसके अलावा उत्तराखंड से एक खबर आई जिसमें हम देख रहे हैं कि खुलेआम एक सभा में साधु संतों ने लोगों को उकसाने की कोशिश की, मुसलमानों के ऊपर हमले करने की, इनमें जान से मारने वाली की बातें कही गई वहाँ पर। और इस कार्यक्रम के आयोजक यति नरसिंहानंद सरस्वती थे, जिनके बारे में पहले भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी सुनी, हम लोगों ने उनके बारे में बात भी किया है न्यूज़ लॉन्ड्री पर। उनके पूरे जीवनी से जुड़ी उनका एक बहुत लंबी चौड़ी प्रोफाइल भी है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं कि किस तरह के व्यक्ति हैं, क्या करते रहे। उनके खिलाफ अनगिनत FIR दर्ज हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में। अगर आप लोगों को याद हो, जंतर मंतर पे नारे लगे थे जब बहुत मुसलमानों के खिलाफ, पार्लियामेंट के ठीक बगल में, तो उसमें भी जो लोग थे वो उन्हीं के समर्थक थे। और उसमें हम लोगों ने इंटरव्यू किया, बहुत सारे लोगों का उस समय किया था, और वो कहते थे कि उनके प्रेरक या उनको भेजने वाले या वो फॉलोवर हैं यति नरसिंहानंद सरस्वती के। तो अश्विनी उपाध्याय जो कि वो नारेबाजी में इन्वॉल्व थे, लीडर हैं, वो एक टीवी पैनलिस्ट भी है, काफी टीवी पे आते हैं, वो भी ये कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट, वो भी यहाँ पर थे। तो उत्तर प्रदेश से लेके पंजाब तक अलग अलग जगहों पर एक अचानक से उत्तराखंड और पंजाब में इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। चुनाव है इन दोनों राज्यों में, उसके नतीजे में मैं उत्तराखंड वाली घटना से जुड़ी एक बात कहना चाह रहा हूँ, और उसके बाद मैं चाहूँगा कि आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दें। साधु संत केसरिया भगवा पहन के जो लोग रहते हैं उनको समाज एक दूसरे नज़र से देखता है। एक किस्म की उनकी एक्सेप्टेंस बाकी आम आदमी या बाकी लोगों से अलग होती है, एक्स्ट्रा होती है। वो जो एक्सेप्टेंस है, वो जो क्रेडिबिलिटी है किसी साधु संत की, कि 1000 लोग नीचे बैठे रहेंगे, आप 5 विशिष्ट लोग होंगे जो ऊपर बैठेंगे, 1000 लोग आपका पैर छूते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि उस क्रेडिबिलिटी का इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा है कि अब आप लोगों से कहेंगे कि किसको मारना है, किसको नहीं मारना है, तो उसका बहुत दूर तक असर होता है। जो आदमी आपके पैर छूता है वो आपके मुंह से कही हुई बात को किस तरह से एक्सेप्ट करेगा, किस तरह से लागू करेगा, ये बड़ा सवाल है। साधु संतों का इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होना, इस तरह से बेशर्मी से हिंसा के लिए इंसाइट करना लोगों को, उस पर अब ये लग सकता है एक धर्म विशेष की बात कर रहे हैं या एक साधु संतों को टारगेट किया जा रहा है, नहीं। लेकिन साधु संतों ने जो किया, क्या उसका किसी भी तरह से बचाव किया जा सकता है, उसको डिफेंड किया जा सकता है? यही बात पंजाब में भी लागू होती है, जहाँ पर भीड़ ने कानून व्यवस्था का सहारा लेने की बजाय, पुलिस को सौंपने की बजाय अपने हाथ में ही फैसला कर लिया। हाथ पैर काट दिए, हमने देखा था सिंघू बॉर्डर पे, वहाँ पर मार दिया स्वर्ण मंदिर में या फिर कपूरथला में। ये जो बात है, आनंद, मैं चाहूँगा सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया कि इस तरह के लोग जो समाज में बाकी लोगों के मुकाबले थोड़ा ऊंचा वो रखते हैं, मुकाम रखते हैं, उन लोगों की जो जवाबदेहियाँ हैं वो भी बाकी लोगों से ज़्यादा होनी चाहिए। जी, तो इसमें है क्या कि जो साधु संत हैं उसमें भी कई तरह के उसमें भी धाराएं हैं। ये हो सकता है कि अभी जो मिलिटेंट धारा है, जो
कि हमेशा रही है। एक कहिए कि जो इंटीमेट फ्रेटर्निटी की बात जो कुछ राजनीतिक शास्त्री कहते हैं कि वायलेंट फ्रेटर्निटी, जो एक वो उसका एक मिलिटेंट धारा जो है धर्म विशेष से निकलता है। तो वो किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ये जो है स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये है कि मैं उन्हें मुख्य धारा का नहीं मानता कि मुख्य धारा जो है बीजेपी के लीडर्स भी प्रेजेंट थे वहाँ। हाँ, हो सकते हैं। तो वो मुख्य धारा ही हो गया। मुख्य धारा वाली बात तो अब बहस ही खत्म हो चुकी है, क्योंकि ये घटनाएं इतनी दफा हमारे सामने आ चुकी हैं। दूसरी बात बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि साधु संत की मुख्य धारा का वो नहीं है। साधु संत एक जो है बृहद संप्रदाय है, उसका एक सेक्शन जो है। साधु संत तो कई लोग हो सकते हैं, लेकिन सब ऐसी ही बात करें, सब ये हो, एक मिलिटेंट धारा उसकी रही है। और गिल्ट बाय एसोसिएशन जो प्रेजेंट कौन थे, हाँ, तो वो एक अलग भाषा है कि कौन प्रेजेंट थे कौन नहीं है। मैं ये भी मानता हूँ कि जो रिलीजियस मोबिलाइजेशन है इलेक्टोरल जो चुनाव फैदों के लिए, जो वो उसका एक डिमिनिशिंग रिटर्न्स का पॉइंट है कि अगर जो है एक धार्मिक कम्युनिटी के तौर पर इसका जो है एविडेंस जो है जुटाना बहुत मुश्किल है कि धार्मिक कम्युनिटी के तौर पे एक बहुत बड़ी जनसंख्या वोट करती है या नहीं। और वही दूसरे तरफ भी कि अपीजमेंट, क्योंकि अपीजमेंट और रिलीजियस मिलिटरिज्म दोनों जो है इलेक्टोरल फ़ायदे कितने देते हैं ये बहुत स्पष्ट नहीं है, क्योंकि इसके लिए इसका कोई पैमाना नहीं है साइंटिफिक जिस पर हम नाप पाएं। ये कहिए कि खाने पे एक तड़का हो सकता है, लेकिन ये बेस नहीं हो सकता है। ये जो है आपका निष्कर्ष, इसमें थोड़ा सा लोगों के विचार बदल सकते हैं। और दूसरा पंजाब वाली पे आता हूँ। पंजाब देखिए, इसमें थोड़ा सा पीछे मैं जाऊँगा, हालांकि अनरिलेटेड इंसिडेंट्स हैं, लेकिन जस्ट जो श्रोता हैं उनको एक बहुत पुरानी नहीं लेकिन हाँ 2015 में संगरूर में ज़िले में एक गुरु ग्रंथ साहिब जो सिखों का धार्मिक ग्रंथ है, उसके कुछ ऐसा आरोप था कि उसके कुछ पन्ने फाड़े गए थे, और उस पर जो है फिर मोगा डिस्ट्रिक्ट में उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कुछ सिखों पर गोलियां चलाई गई थी, जिसमें पुलिस और उनके झड़प में जिसमें 2 सिखों की मौत हुई थी। और उस समय अकाली दल की सरकार थी वहाँ, और ये 2017 में पंजाब चुनाव में एक मुद्दा भी था, और जो सरकार भी बदली बाद में। और जो कांग्रेस जो है, कांग्रेस पंजाब में अगर जो इलेक्टोरल प्रोफाइल देखें तो करीब 38% हिंदू हैं और 59% करीब सिख हैं, जैसा कि मुझे जहाँ तक ये जानकारी है। तो ऐसा माना जाता है कि सिख के जो हिंदुओं के वोट पर कांग्रेस का ज़्यादा पकड़ है, मतलब कांग्रेस का। लेकिन ये भी है कि सिख वोट के बिना कोई पार्टी वहाँ जीत नहीं सकती है। तो इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था कांग्रेस ने वहाँ। और कांग्रेस की जब सरकार आई, अभी जो सिद्धू जो है उन्होंने इस्तीफ़ा देते, जो बीच में इस्तीफ़ा का किया था फिर वापस ले लिया, फिर आ गए हैं, तो उसमें ये भी कहा था कि उसमें जो अधिकारी गोली चलवाया था उसको पुनर्स्थापित कर दिया है नई सरकार ने। तो वो एक मुद्दा बना हुआ है, मतलब वो भी सैक्रिलेज से। तो अब है क्या कि 2018 में कांग्रेस सरकार ने एक कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया था कि जो बेअदबी है, बेअदबी नहीं, वो स्पेसिफिक थे कि किसी भी रिलीजियस जो बुक है, उन्होंने 4 किताबों को आइडेंटिफाई किया था कि उसको जो है वो बुक्स जो है उसको जो इंसल्ट करेगा या ये करेगा उसको आजीवन कारावास होनी चाहिए, उसको जो है उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए और आईपीसी में संशोधन होना चाहिए। ये पंजाब कैबिनेट का निर्णय था 2018 ब्लास्फेमी लॉ की तरह।
तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। 295A में जो सिर्फ इंसल्ट करना ही पर्याप्त नहीं है, यह भी स्थापित करना आवश्यक है कि वो इंसल्ट जो है धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया है। तो दोनों कंडीशंस मीट होनी चाहिए और उसके लिए ऑलरेडी जो पेनल प्रोविजंस हैं उसके लिए जो है दंड निर्धारित है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो है फैसला ही जो है ये गलत है। तो वहाँ तक बात हो गई। अभी जो हुआ तो एक तो है कि पहली घटना अमृतसर में जो हुई वो तो जैसे कि उसका तो वीडियो रिकॉर्ड भी है कि क्या हो रहा था, बट वो आइडेंटिफाई नहीं हुआ कि किसने किया। दूसरा जो है पंजाब पुलिस कह रही है कि वो चोरी का मामला भी हो सकता था, थेफ्ट है। हालांकि उस पर अभी और इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, लेकिन थेफ्ट का तो मैंने बराबर ये मेंटेन किया है कि लिंचिंग इस देश में इंस्टेंट जस्टिस का जो है एक तरीका है। वो बच्चा चोरी का अफवाह हो या कोई जो है छेड़खानी के आरोप में किसी को पीट दिया या सही में एक्सीडेंट पे रोड किसी को पकड़ दिया, तो इंस्टेंट जस्टिस का है। ये है कि ज़्यादा जो है न्यूज़वर्दी हो जाता है कम्युनल लिंचिंग, लेकिन इस देश में जो है लिंचिंग इंस्टेंट जस्टिस का एक बहुत बड़ा जो है, जैसे वो चोरी वाली घटना जो है उसको सैक्रिलेज का रूप दे दिया गया होगा, लेकिन हो सकता है वो थेफ्ट ही हो सका है कि जैसे मंदिर में जाके कुछ मूर्तियों के लोग के आभूषण चोरी कर लेते हैं, मूर्ति तोड़ देते हैं। हाँ, तो हो सकता है कि वो मूर्ति तोड़ने के लिए नहीं गया हो, चोरी के लिए गया हो, वो सैक्रिलेज नहीं हो। लेकिन मॉब जो है वो पीटेगी उसको और उसको जो है लेजिटिमाइज करने के लिए उसको सैक्रिलेज ही बताएगी। तो जो धार्मिक लोग हैं उसको भी सैक्रिलेज मानेंगे भी, क्योंकि ऐसे हिम्मत हो गई उसकी कि मूर्ति से। तो ये जो आनंद आप बात कर रहे हैं, यही असल में मुद्दा है कि जब जो आदमी धार्मिक है, जो उस प्रवृत्ति का है, वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, वो मान लेता है कि ये ऐसा हुआ होगा, बाकी चाहे रियलिटी कुछ भी रही, क्योंकि अब हम स्थापित तो कर नहीं सकते, क्योंकि जो सच्ची बात बता सकता था हमें वो है नहीं हमारे बीच, वो मर चुका है, व्हाटएवर। यही सेम बात मैं उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में भी जोड़ना चाह रहा था कि भाई ठीक है, उसका कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है मापने का, उसका इलेक्टोरल क्या नफ़ा नुकसान अपनी जगह है, लेकिन इस तरह से जब आप अपील करते हैं, इस तरह के लोग अपील करते हैं, तो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग जो फॉलोअर हैं उनके, वो लोग उसको मानते हैं और उसको अपने उसमें इस्तेमाल करते हैं, अपने दिनचर्या में, अपने ज़िंदगी में उसको प्रैक्टिस भी करते हैं। इसीलिए मैंने उस घटना का जिक्र किया था, शार्दुल मेघनाद। आप लोगों की प्रतिक्रिया मैं चाहूँगा। शार्दुल, आप की जो प्रतिक्रिया है इस मामले में, जिस तरह से उत्तराखंड की घटना सामने आई, साधु संतों ने इस तरह से एक मंच पर, आनंद का कहना है कि ये मुख्य धारा नहीं है, मेरा मानना है कि अब ये बहस ही ख़त्म हो चुकी है। ये मसला पॉलिटिकल पैट्रोनेज का है, साफ साफ। वहाँ पर मौजूद राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी इस बात की चुगली करते हैं, जिन लोगों ने बयानबाजी की, जो लोग इसके ऑर्गेनाइज़र हैं, उनके एफिलिएशन भी इस बात को बार बार साबित कर चुके हैं। इसलिए इसमें कोई मतलब व्यक्तिगत तौर पर मेरा अपना मानना है कि कोई शक नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ जब कार्रवाई नहीं हो रही है। आप सोचिए कि एक कॉमेडियन को उसने जो नहीं कहा, जो शो नहीं किया, उसके आधार पर जेल में रखा गया 3 महीने तक। मैं मुनव्वर फारूकी की बात कर रहा हूँ, जो शो किया ही नहीं, उसके लिए आपने एंटीसिपेट करके 3 महीने तक जेल में डाल दिया, और एक आदमी के खिलाफ सारे वो हैं। और इसका भी दूसरा पहलू है जो बहुत ही ज़्यादा चिंता की बात है, या पूरे जिस सड़े हुए सिस्टम की बात कर रहे थे आप अपने मौलिक वाले स्तंभ में शार्दुल, उसको मैं जोड़ के देखना हूँ कि सिस्टम ने एक आदमी के खिलाफ FIR किया है, और वो एक आदमी कौन है? बलि का बकरा है वो वसीम रिजवी, जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया है, अभी हिंदू बने हैं, त्यागी बने हैं, उनको नामजद किया है। और इतने छटे हुए लोग उसमें दिख रहे हैं, साफ साफ बोलते हुए, किसी को नामजद नहीं किया। शार्दुल, आपकी पहली प्रतिक्रिया, फिर मेघनाथ। देखिए, इसमें प्रतिक्रिया क्या कहूँ, धर्म क्या बोलूं, ये बड़ी अजीब सी बात है कि देखिए, धर्म और आस्था, और ये मेरे व्यक्तिगत हैं व्यूज, धर्म और आस्था इंसान का व्यक्तिगत मामला है। ये हमारे
मानव के रूप में स्व को साधने का जरिया मात्र है। ये एक चॉइस है, ये वैश्विक सत्य नहीं है। और आस्था कभी भी मानव हित से ऊपर तो नहीं हो सकती। अब देखिए जो पंजाब वाला हुआ, एक गलती या आप उसे पथभ्रष्टता कह दें, क्या ये नतीजा हुआ कि आपकी सुनवाई, न्याय के सभी मूल्यों से आप हाथ धो देंगे? तभी आपको मार दिया जाएगा। परिस्थितियां एक अजीब सा आकार ले रही हैं। अब अर्थव्यवस्था का सत्यानाश हो गया है, बेरोजगारी चरम पर है, नफरत के बीज बोए जा रहे हैं और जनतंत्र खोखला हो रहा है। एक बेरोजगार, गरीब और मौलिक संसाधन के लिए परेशान समाज हिंसा और नफरत के लिए तरफ बहुत आसानी से धकेला जा सकता है। चाहे वो पंजाब मटेरियल हो गया है वो, चाहे पंजाब में सिद्धू हो या हरिद्वार के ढोंगी बाबा। ये आपकी आस्था को, मैं सुनने वालों के लिए कह रहा हूँ, जो भी सुने, माने ना माने आपकी इच्छा, लेकिन आपकी आस्था को हथियार बनाना वो अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कर रहे हैं। इन्हें आपकी आस्था से कुछ लेना देना नहीं है। और ये आवाजें सिर्फ नफरत की नहीं है। मुझे सही में ये लगा जब ये हुआ था, ये जो सर्वधर्म संभाव वाली बात थी ना, उस समाज की गिरती हुई दीवारों की आवाजें हैं। और अगर हम आज नहीं जागे तो इतिहास हम सबसे ये प्रश्न पूछेगा कि केवल मानवता का ही नहीं, इस देश की संस्कृति, मौलिक विचारों का जब ध्वंस हो रहा था तो हम कहाँ थे? आज हमने इतनी बातें की, पहला वाला विषय भी, आप इन सब सत्यों को देखें और एक नागरिक के तौर पर अगर आप इस भयावह चित्र को साकार होते हुए नहीं देख सकते तो दोषी आप भी हैं। विडंबना यह है कि ये धर्म और संस्कृति के ठेकेदार संतों के भेष में, मैं क्या कहूँ, ये विष के वो व्यापारी हैं जो समाज की धमनियों में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। तो इतना भारी भरकम चूंकि बोल दिया तो मैं चाहूंगा कि मैं सही कह रहा हूँ। और अगर आपको ये तब भी नहीं दिखता तो फिर इसके लिए एक बहुत पुरानी वो कहावत है, जैसे ये लोग बोल रहे थे ना, तो मैं भी बता देता हूँ। हाँ। सोते को तो बिल्कुल जगा सकता है, लेकिन जो सोने का अभिनय करते हैं ना, उनको कोई नहीं जगा पाता। बिल्कुल ठीक बात। मेघनाथ, आई मीन, हाँ, शार्दुल ने जो भारी भरकम जो शब्द यूज किए, वो एक्चुअली मुझे उसका इमोशन समझ में आ रहा है कि आई मीन थोड़ा सा पेनफुल हो जाता है ये सब देखना। अब कई बार क्या होता है ना, जैसे शार्दुल की बात पे मेरा ये कहना है कि जैसे शार्दुल जो बात कह रहे हैं, जब आप किसी चीज से अटैचमेंट फील करते हैं ना, आपका अपना स्टेक लगता है कि भाई ये मेरा स्टेक है इसमें, तब कई बार आदमी इस तरह के बहुत भावुक और उस तरह के विचार, क्योंकि आपको अंदर से पीड़ा होती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कि मेरा धर्म ऐसा नहीं था। एग्जैक्टली मैं उसी पे आ रहा था कि अब मैं साक्षी ने एक वीडियो किया, साक्षी जोशी हमारे यहाँ पे आ भी चुकी है, वो यूट्यूब चैनल, उसने एक बहुत ही एक्चुअली शार्दुल के इमोशंस को मिरर करते हुए एक वीडियो किया कि उसको इसका दुख है कि ये लोग हिंदू के रिप्रेजेंटेटिव बन के बैठे हैं और मैं आपके जैसी नहीं हूँ। उसका वही वीडियो था और रैंट ही था एक तरीके का, बट दिखाई दे रहा था कि कितना पेनफुल है, राइट? कि जो हिंदू आस्था एक्चुअली रखते हैं, जो मानते हैं कि वो हिंदू है और मंदिर जाते हैं या फिर जो भी जितने भी डिग्री तक आप जो भी करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, नहीं करते, मन में रखते हैं एक्सेट्रा, ये लोग जब खड़े होके बोलते हैं कि नहीं हम 100 करोड़ हिंदुओं की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि नो, मैं इसमें इंक्लूडेड नहीं हूँ। आपका जो ब्रांड ऑफ जो भी आप बेच रहे हैं, नॉट इन माइन, एग्जैक्टली, जो भी आप बेच रहे हो वो मैं नहीं खरीदता, राइट? एंड तो मतलब मेरी जेब खाली और तुम्हारा माल जाली है। एग्जैक्टली। और आप सोचेंगे कि इतने सालों तक इस्लाम को, जैसे 9/11 के बाद जैसे इसने बोला कि इस्लाम को ऐसे डिमोनाइज किया गया और वर्ल्ड ओवर कि जो भी टेररिस्ट आए या फिर कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सब इस्लाम को फॉलो करते हैं, रेडिकल इस्लाम के। अब हिंदू भी क्या वैसा ही होता जाएगा? मतलब आपको सोचना चाहिए कि इंडिया में सबसे ज्यादा हिंदू पॉपुलेशन है। सबसे बड़ी सारा कॉन्ट्रडिक्शन यही है कि आप कहते हैं कि ये अनपढ़, जाहिल, मेडिवल, घटिया लोग हैं जो बम बांध के चलते हैं, और सारी की सारी ट्रेनिंग आज जो दी जा रही है वही बनने की दी जा रही है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे, राइट? आपने अगर देखा होगा, आनंद पटवर्धन की एक बहुत ही लंबी डॉक्यूमेंट्री है, 3.5 घंटे की, वो मैंने देखी पिछले हफ्ते, वो मेरा एक रिकमेंडेशन भी था, रीज़न, विवेक। ये 4 जो कालबुर्गी, पंसारे की जो मौत हुई उसके इर्द गिर्द है, लेकिन उन्होंने 2013 से लेके 2018 तक हिंदुत्व का जो राइज है उसको ट्रैक किया। अब उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक सनातन संस्था है गोवा की, आपको पता ही होगा, उनका मालेगांव ब्लास्ट में वगैरह भी नाम आया था। उसके बारे में उन्होंने काफ़ी मतलब फोकस किया है कि वो कैसे एक कल्ट की तरह काम करता है।
राइट। अब ये जो साधु जो असेंबल हुए हैं हरिद्वार में, वो अपना खुद का कल्ट चलाते हैं। जैसे आपको पता है यति नरसिंहानंद वो दासना टेम्पल में एक कल्ट चलाता है, हाँ, और उनके फॉलोअर्स जो है वो बहुत यंग लोग हैं, बहुत अनएम्प्लॉयड लोग हैं, और उनको वो एक तरीके से मोल्ड कर रहा है। बजरंग दल कल्ट है, जो ये लोग गौरक्षा करते हैं कल्ट है। तो ये सब जो साधु है वो रिलीजियस लीडर्स नहीं है, ये कल्ट लीडर्स है। और ये हमको बार बार लोगों को बताना चाहिए कि ये लोग एक कल्ट चलाते हैं। और जैसे आप साइंटोलॉजी और इसको उसको गाली मारते हैं, वैसे इनको भी मारनी चाहिए। ये दुकान चलाते हैं, अपना सामान बेचते हैं। आप अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए खरीदने से पहले। और इतनी आप सोचिए कि अगर आप एक ऐसे कम्युनिटी में बिलोंग करते हैं जहाँ पर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलता, आपको जॉब नहीं मिलता, आपको रोजगार नहीं मिलता, आपको मतलब भाव ही नहीं मिलता, तो आप एक ऐसी कम्युनिटी की तलाश में रहेंगे जहाँ पर आपको ये सब मिलेगा। और ये जो साधु है, संत है, जो कोट अनकोट, ये लोग प्रोवाइड करते हैं ये सब। तो जैसे आप आज फ्राइडे है, हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो गुड़गांव में जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जहाँ पर नमाज पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर जाकर जो डिसरप्शंस हो रहा है, एक ही ग्रुप 200 लोग जगह जगह जाके हर फ्राइडे को ये करते हैं। अब आप सोचेंगे कि अगर आप एक नॉर्मल इंसान की बात करेंगे जो ऑफिस जा रहा है, काम कर रहा है, अपना घर चला रहा है, वो तो ये सब नहीं कर सकता। तो ये कौन से लोग हैं? ये सब अनएम्प्लॉयड कल्ट में एक घुसे हुए मेंबर्स हैं। अच्छा, ये कल्ट इनको एक तरह की सोशल सिक्योरिटी भी देता है। बिल्कुल। तो और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस देता है एक थोड़ा सा। और जो पॉलिटिकल पैट्रोनेज का मुद्दा है आनंद, मैं स्पेसिफिक इस मुद्दे पर जाऊंगा। अगर राजनीति एक और छोटा सा पॉइंट, आप जब बात कर रहे हैं पॉलिटिकल पेट्रोनेज का, आपको देरा सच्चा सौदा याद होगा। देरा सच्चा सौदा को काफी पॉलिटिकल पेट्रोनेज था और अब वो इम्प्लोड हो गया, मतलब वो गुरु पर आपने देखा जब उसको जेल में डाला तो क्या हुआ, रायट्स हो गए, लोग पागल हो गए। और अभी भी इस समय पे भी आप जो भी साधु संत जो जेल में गए हैं, उनके फॉलोअर्स अभी भी गैदरिंग करते हैं, अभी भी वो कम्युनिटी को फॉलो करते हैं और अभी भी वो संतों को वर्शिप करते हैं। और ये सब एक जायंट वोटर बेस बन जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, एक ब्लॉक बन जाता है ना। आप बस वो उसको रीच आउट करिए तो इतना वोट हमारा हो जाएगा। पॉलिटिकल पैट्रोनेज वाला मुद्दा जो है आनंद में, इस पर अगर सिस्टम ठीक से काम कर रहा होता तो इस तरह की, क्योंकि अब घटनाएं बहुत ज्यादा हो गई। जैसे आपने कहा कि मुख्य धारा का नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, अब ये मुख्य धारा में आ चुका, क्योंकि एक के बाद एक अनगिनत घटनाएं हो चुकी हैं। हम बैठकर उनकी लिस्ट भी बना सकते हैं। बिना पॉलिटिकल पैट्रोनेज के ये संभव नहीं है। सिस्टम को अपना काम कैसे करना चाहिए। आपने एक पर्सपेक्टिव बहुत बढ़िया दिया पंजाब का कि किस तरह से संगरूर में घटना हुई थी और उसके नतीजे में ये वो, कि भाई लगातार एक पैटर्न है इस तरह की चीज़ों का, कि इस तरह पंजाब के इलेक्शन से जुड़ा मसला है। तो पॉलिटिकल पार्टियां अपने हित के लिए सिस्टम को एकदम से घुटनों पर ला देंगी, ये बात तो एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। मैंने पंजाब में भी मैंने शुरू में ही कहा था कि अनरिलेटेड इंसिडेंट्स हैं, मतलब मैंने एक बोल रहा था कि इसके प्रेसिडेंट्स इस तरह की घटनाएं हुई हैं, और लेकिन उसमें कॉजल रिलेशनशिप ये कॉज था, यही इफेक्ट है, ये मैं नहीं मानता। हो सकता है आइसोलेटेड इंसिडेंट्स भी हों। तो दूसरी बात है पॉलिटिकल पैट्रोनेज की। तो जैसे कि कुछ घटनाएं हैं, इतना बड़ा देश है तो रोज़ हज़ारों घटनाएं होती हैं। वो हर समुदाय का कुछ जो है उल्टा पुल्टा बोलता रहता है, मतलब कोई 10 लोगों में बोलता है, कोई 1000 लोग में बोलता है, लेकिन बोलता ही रहता है। तो उसकी एक लिस्टिंग मेरे ख्याल से कि जो कम्युनिटीज़ जो हैं वो पॉलिटिकल कारणों से या दूसरे कारणों से सभी के पास बहुत सारे ग्रीवेंसेस हैं। ये कॉम्पिटिटिव विक्टिमहुड का एज है, तो बहुत सारे ग्रीवेंसेज हैं। जैसे आनंद पटवर्धन की डॉक्यूमेंट्री जो 5-6 साल की, वो मेरे ख्याल से हिंदुत्व के राइज को, एक पक्ष को, उसके जो फुट सोल्जर्स हैं वो, और फुट सोल्जर्स में भी एक ख़ास तरह के फुट सोल्जर्स, उसको ही समझा सकती है। जो पॉलिटिकल स्पेस है हिंदुत्व का, वो वर्षों दशकों के बहुत सारे हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस से बना है। आज भाजपा नहीं होती, आरएसएस नहीं होती, तो कोई दूसरा कुछ नाम से कुछ और होता। तो
मेरे ख्याल से सिर्फ आर्थिक पक्ष या राजनीतिक पक्ष इसका नहीं है, बहुत सारे ऐतिहासिक कारण बन के ये जो है कि कोई पॉलिटिकल फोर्स उभरता है, एक पॉलिटिकल स्पेस उसका बना रहता है। सिर्फ हिंदुत्व का ही नहीं, बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं इस देश में जो तो इस समय की जो डोमिनेंट विचारधारा है वो ये काम कर रही है, यही नहीं, लेकिन बहुत सारी विचारधारा, आई एग्री विद दैट, लेकिन ये एक विचारधारा है जो जेनोसाइड का कॉल दे रही है, जेनोसाइड का कॉल दे रही है, वायलेंस ही नहीं। ये बोल रहे हैं कि हम 100 लोग हथियार उठा लेंगे और हमको 2 मिलियन मुस्लिम्स को मारना है, 100 लोग भी होंगे, तैयार होंगे तो करेंगे। 11 घंटे का इवेंट था ये। 11 घंटों में जितने तरीके के सेंटेंसेस सब ने बोला, बाय द वे, एक ही इंसान नहीं था वहाँ पे। 11 से 13 संतों ने जेनोसाइड का कॉल दिया है। और मैं जेनोसाइड मतलब नरसंहार की बात कर रहा हूँ। और मुझे नहीं लगता कि हमें ये जो विचारधारा है इसको बाकी के जो थोड़े माइल्ड या थोड़े ये विचारधारा है उससे कंपेयर करना चाहिए। आपके हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस भी हो सकते हैं। हाँ, और सब चीजों से संत नहीं है, संतों का तो छोड़ ही दो, पर ये लोग बेसिकली वायलेंट मैनिएक्स है, और क्या बोलेंगे। शार्दुल, आप कुछ कह रहे थे? कुछ नहीं, मैं कह रहा था ये संत नहीं है, संतों के वेशभूषा पहने हुए बहरूपी है। ठीक बात। और ये बात होते हैं सनातनी होने की। माइल्ड और एक जैसे वामपंथी विचारधारा भी है, उसको माइल्ड कह सकते हैं कि उसका जो मान लीजिए जो राजनीतिक प्रक्रिया में जो है CPI एक नक्सलाइट भी है जो कि हथियार में। हाँ, मैं अक्टूबर या सितंबर में झारखंड के एक एरिया से गुजर रहा था। उस एरिया से गुजरने के लिए मुझे 2000 रुपये देने पड़े उन्हें, तब वो गुजरने देंगे। तो एक वो भी है, एक एक्सटॉर्शन, पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन चलाना, बंदूक पे चलाना, तो एक वो भी है, एक एक्सट्रीम फॉर्म उसका। एक जो है माइल्डर फॉर्म भी है। तो एक्सट्रीम माइल्ड जो है बहुत सारी विचारधाराओं में है ऐसा। आर्मी में भी है, एक जगह पे आफ्सपा है, एक जगह पे नहीं है। ठीक बात। अतुल, अब राजनीतिक उसकी पॉलिटिकल पैटर्नेज की बात कर रहे थे। सत्ताधारी दल के लोग वहां मंच पर थे। अब मैं वही बोल रहा था कि ये जो अश्विनी उपाध्याय जैसे लोग हैं, ये बीजेपी से डायरेक्टली रिलेटेड है। हाँ। अब सत्ताधारी लोग जब ऐसे मंच पे जाके बातें करने लगेंगे, अगेन नरसंहार की कॉल्स देंगे। अच्छा, राजनीतिक अगर नहीं होता तो हफ्ते भर हो गए, सारी चीजें सामने आ गई और FIR दर्ज करने में आपको क्या दिक्कत होती? इस तरह के हर मामलों में FIR अब तब दर्ज करते जब टेनी का बेटा जीप चढ़ा देगा, हफ्ते भर बाद FIR दर्ज करेंगे, वो भी सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद FIR दर्ज करते हैं, आप कार्रवाई करते। तो ये तो पता सामने दिख रहा है ना कि भाई किस तरह से सिस्टम को पूरा घुटनों के बल लाया जा रहा है। इसके लिए ये घटना अक्षम्य है। आप लोग सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी कि भाई जिस तरह से आप जीनोसाइड के कॉल दे रहे हैं, आप लोगों को मरने मारने की बात कर रहे हैं, ये सामान्य तो उन तरह की घटनाओं से नहीं देखा जा सकता कि भाई मेरे हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस हैं तो मैं ये तो मतलब हिटलर ने भी तो ये किया, फिर वो भी जस्टिफाइड है। और इसके बाद भी जब उनको ये जो लोग हैं इनको पूछा गया कि आपको रिग्रेट है क्या इसके बारे में, बोले नहीं, हमको कुछ डर नहीं, हमको कोई रिग्रेट नहीं, हम फिर से करेंगे। तो अब ये भी दिखता है ना कि इनको डर क्यों नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि इनके जो माए बाप है वो कुछ नहीं करने वाले इनका। ये रिजवी जैसे लोगों को पकड़ के कुछ ना कुछ एक बलि का बकरा बना के दे देंगे, बाकी लोगों को कुछ नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे इलेक्शंस पास आ रहे, ये बहुत ज़्यादा डरावना भी होता जा रहा है। ठीक बात। और उत्तराखंड में एक और चीज़ बोली गई, वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट थी कि उन्होंने बोला कि उत्तराखंड हिंदुओं की देवभूमि है, वहाँ से एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए उत्तराखंड में। तो ऐसे अगर आप कॉल्स दे रहे हो तो एग्जैक्टली करोगे क्या आप, मतलब इंटेंशन क्या है आपका? और आपके फॉलोअर्स ने अगर 5 भी 10 भी फॉलोअर्स ने आपके वर्ड्स पे एक्ट कर दिया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होगा? ठीक बात। समय का भी थोड़ा सा अभाव है, हमारा पूरा हो रहा है, तो हम आखिरी जो प्रक्रिया है रिकमेंडेशन की उसको पूरा करेंगे। अब बहुत सारी बातें हुई, आपने सुना, बहुत सारे विचार भी आपके, नज़रिए भी आपके सामने आए। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं, जैसा कि मेघनाथ ने शुरू में ही बताया, आप अपने लेटर्स हमें भेज सकते हैं। तो भेजिए ताकि हम समझ पाएँ कि चर्चा में और किस तरह की बात हमें शामिल करनी चाहिए, किस तरह के विचारों को शामिल करना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आपके तमाम सुझाव और आपकी राय का स्वागत है।
तो हम चर्चा के आखिरी चरण में हैं, जो कि रिकमेंडेशन की प्रक्रिया होती है, उसको पूरा करेंगे। उससे पहले हमारे जो तमाम श्रोता हैं, जो तुम्हारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनसे मेरी अपील है कि आप अपने विचार, अपनी राय, अपने सुझाव चर्चा से जुड़े हमें भेजें, ताकि हमें भी समझ में आए कि हमको क्या बदलाव करने की ज़रूरत है, क्या और हम इसमें जोड़ सकते हैं चर्चा में। हमारे एक श्रोता हैं, अजिंक्य हैं, उन्होंने काफ़ी पहले हमें एक पत्र लिखा था, 2 हफ्ते पहले मेरे ख्याल से। मेघनाद के लिए ये पत्र था, और चूँकि मेघनाद उसके बाद उस चर्चा में थे नहीं, तो ये पत्र रह गया था। मैं इसको पढ़ देता हूँ और उस पर मेघनाद की टिप्पणी ले लेंगे। मेघनाद ने जो कहा कि उनके ठीक नहीं लगता कि एक्सपेंडिचर करना गवर्नमेंट के इनॉग्रेशन को लेकर, प्रचार करने को लेकर, ये रैशनल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट जाता है। एट द एंड ऑफ द डे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्राइमरी और सेकेंडरी कास्ट सेंटर्स होते हैं, और मार्केटिंग टिपिकली सेकेंडरी कास्ट सेंटर होती है, बट उसके इनडायरेक्ट वैल्यू प्रोपोर्शंस को आर्ग्यू करना डिफ़िकल्ट है। न्यूज़ लॉन्ड्री को जब लोग सब्सक्राइब करते हैं, अगर वो पैसा न्यूज़ लॉन्ड्री उनके सर्वे को लेकर जो कि एक्सपेंसेस हैं उनको कवर करने में जाया करे, और लोग कंप्लेन करें कि वो पैसा ग्राउंड रिपोर्टिंग में नहीं यूज़ हुआ, तो दैट विल बी अनरियलिस्टिक। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया जो लॉन्चिंग, वो जो मोदी जी ने इनॉग्रेशंस किए थे उसके बारे में जो था उसका। तो मुझे याद है मैंने बोला था कि मतलब एक सवाल खड़ा किया था कि इनॉग्रेशन के एक्सपेंसेस जो होते हैं वो टैक्स पेयर को देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। जैसे पर मेरा स्पेसिफिक एक रीज़न था, और अजिंक्य से बोलना चाहूँगा कि जो क्राउड्स को लेके आ रहे थे, जैसे ट्रेन बुक करवा रहे थे, बसेस लेके आ रहे थे, और वहाँ पर एक वेन्यू बन रहा था जहाँ पर आप पॉलिटिकल स्पीचेस देंगे और आपका प्रचार करेंगे, मुझे उससे प्रॉब्लम था। आप ठीक है, आप ऐसे इनॉग्रेशन के फंक्शंस कीजिए एक्सेट्रा, लोकल लोग आएंगे, जितने लोग आएंगे करिए, जो भी करना है, लाइव स्ट्रीम कीजिए, जो भी करना है। लेकिन ये जो मोबिलाइजेशन करते हैं हर बार, इतने लोगों को लेके आ रहे हैं, 2 लाख लोग आ गए, क्यों? बसें सरकारी जो उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, सरकारी, इसमें जो रिसोर्सेज स्पेंड हो रहे हैं, इसमें जो कॉस्ट जा रहा है, इसको हमको क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि ये टैक्स पेयर का पैसा है। आखिर वही बात है, पब्लिक मनी वहाँ पर जहाँ पर इन्वॉल्व है, वो पैसा अगर पॉलिटिकल पार्टी अपने पर्सनल प्रचार या इस तरह की चीज़ों को, जिसमें एक रैली है, आप कह सकते हैं कि वो चुनावी रैली नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री को मैं इसको इस तरह से, मैं छोटे से उदाहरण से समझाऊं कि एक नई ट्रेन का उद्घाटन होता है, रेल मंत्री और इलाके के डीआरएम और वो जो भी होते हैं जोन के, पहुंचते हैं, झंडी दिखाते हैं, ट्रेन चली जाती है। आप बस अड्डे का उद्घाटन करेंगे, एक सड़क का उद्घाटन करेंगे, एक्सप्रेसवे का, वहां पर 2 लाख लोगों को क्यों जुटाना है? बिल्कुल। और वो पब्लिक एक्सपेंस पे क्यों जुटाना है? और वही 2 लाख लोगों को जुटाने की बात नहीं है, 2 लाख लोगों को वहाँ पे लाना, उनको खाना खिलाना, उनको, और सब पब्लिक एक्सपेंस है, पब्लिक मनी, उनके लिए इतना बड़ा टेंट बनाना, सब कुछ आता है ना उसमें। तो हमारे यहाँ जो पब्लिक मनी का कॉन्सेप्ट है, यूज मिसयूज का, वो इतना पावरफुल नहीं जैसे वेस्ट में है। उसको भी लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि अगर ये जवाबदेही मीडिया तय नहीं करेगा तो सरकारें उस पैसे का मिसयूज पहले भी करती रही हैं, ये प्रक्रिया आगे भी चलती रहे, तो सब कुछ जैस का तस अगर बन ही रहे तो फिर हम बढ़ कहाँ रहे, मतलब हम सुधार की तरफ बढ़ कहाँ रहे हैं। इसलिए भी ये ज़रूरी है सवाल करना। तो मेरे ख्याल से और एक और चीज़, आई मीन ये थोड़ा सा न्यूज़ लॉन्ड्री के साथ कंपेयर करना गलत भी होगा, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि न्यूज़ लॉन्ड्री के भी कुछ सेकेंडरी एक्सपेंसेस है जो सर्वे करते हैं एक्सेट्रा, पर वो आप गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस से कंपेयर नहीं कर सकते फिर भी, क्योंकि मेरा लिमिटेड पॉइंट यही था कि कुछ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप जैसे अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और आप हमारे इसमें आएंगे बैठक में, तो काफी सब्सक्राइबर्स ये सवाल उठाते हैं हमारे जवाब, मतलब ऐसे कि अच्छा आपने वो एनएल सेना प्रोजेक्ट किया था, उसमें इतना आपने एक बजट डाला था, तो वो आप कहाँ खर्च के, और पूछे हैं लोगों ने ये सवाल, तो उसका ऑडिट एक होना चाहिए। बिल्कुल, और उसके जवाब भी देते हैं हम। तो ये जो जवाबदेही है सरकार की, वो एक तो तय करनी चाहिए, और सरकार ने जवाब भी देना चाहिए कि इस पे आप इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो। ठीक बात। इसमें अंतर ये है, मीडिया संस्थान की जवाबदेही हम इंश्योर कर रहे हैं क्योंकि हम आपसे विश्वास जीतना चाहते हैं, क्योंकि हम खबरें आपके हिसाब से चला रहे हैं। सरकार की जवाबदेही जरूरी है, अगर उसके पास जवाबदेही नहीं है तो उसे वो काम नहीं करना चाहिए, वो केवल नियमों से चल सकती है। ये 2 अंतर हैं यहाँ पे। तो चूंकि हम रिकमेंडेशन की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं, तो शार्दुल क्यों ना सबसे पहले आप अपना रिकमेंडेशन देते हैं। जी, मेरा पहला रिकमेंडेशन न्यूज़ लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट है, लेकिन
वो रिपोर्ट के बारे में मैं कहूँ उसके पहले मैं उसकी थोड़ी सी एक बात कहना चाहता हूँ कि जर्मनी के एक लूथरन थियोलॉजियन हुए थे डीट्रिक बॉनहोफर। उन्होंने कहा था, टेस्ट ऑफ द मोरालिटी ऑफ अ सोसाइटी इज व्हाट इट डज फॉर इट्स चिल्ड्रन। समाज अपने बच्चों के साथ कैसा बर्ताव करता है, यही उसकी पहचान है। तो न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट है दीक्षा की कि दिल्ली में जो फास्ट ट्रैक पॉस्को कोर्ट चल रहे थे उसमें क्या चल रहा है, उसमें जो विक्टिम हैं वो कितना परेशान हो रहे हैं और वो कितनी धीमी गति से चल रहा है, वो पढ़िए। दूसरा मेरा रिकमेंडेशन है, बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट है अफगानिस्तान के बारे में कि क्लाइमेट चेंज की वजह से अफगानिस्तान की जमीन बंजर होती जा रही है, जिससे वहां गरीबी बढ़ रही है। और तीसरा भी क्लाइमेट से ही रिलेटेड, डाउन टू अर्थ की अभी 2-3 दिन पहले एक रिपोर्ट आई कि क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से 2021 में भारत में 50 लाख हेक्टेयर की फसल तबाह हो गई। वो भी पढ़िए और देखिए कि क्या हो रहा है। ठीक बात। मेघनाथ, आपका रिकमेंडेशन? एक तो मैं फिर से वही रेकमेंड करना चाहूँगा, मैंने आनंद पटवर्धन की विवेक जो डॉक्यूमेंट्री है वो देखी। मराठी में है मोस्टली, पर उसमें हिंदी सबटाइटल्स भी यूट्यूब पर है, वो तो आप ज़रूर देखिए। दूसरा मैं बताना चाहता था, वो हेडलाइंस में इंक्लूड करना भूल गया एक्चुअली। कल एक बहुत इंटरेस्टिंग सैटेलाइट लॉन्च हो रहा है, जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है उससे 100 टाइम्स पावरफुल एक सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नाम का नासा लॉन्च कर रही है। कल अगर इंडियन टाइम में देखें तो 6 बजे के आसपास वो लॉन्च होने वाला है। और ये एक ऐसा सैटेलाइट है जो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, जब बिग बैंग हुआ था तब से जो लाइट ट्रैवल कर रहा है जो बिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए, उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। तो इससे हमको एक ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स के जो भी क्वेश्चंस है वो भी काफ़ी आंसर्स मिलने की संभावना है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें ये भी है कि ये जो सैटेलाइट है वो अर्थ के ऑर्बिट में नहीं रहेगा, वो 2 मिलियन किलोमीटर दूर भेज रहे हैं और अर्थ के शैडो में रहेगा। और वो एक ऐसे पॉइंट पर रहेगा जहाँ पर वो एक सस्पेंडेड एनिमेशन में रहेगा, ताकि वो आप वो लाइट वेव्स कैप्चर कर सके। तो ये कल लॉन्च हो रहा है और संभावना है कि अभी और 2 से 3 साल में इससे डेटा आना शुरू हो जाएगा। तो मैं लॉन्च रेकमेंड करना चाहूँगा कि लॉन्च कल हो रहा है तो वो ज़रूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक छोटी सी, बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं इस पे काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुके हैं। एक वर्ल्ड साइंस फेस्टिवल का एक बहुत लंबा वीडियो है एक्सप्लेन करने के लिए, वो ज़रूर देखिए, बहुत ही फैसिनेटिंग है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा हुआ और एक्सेट्रा। और एक तीसरा छोटा सा रिकमेंडेशन, द लास्ट डांस जो डॉक्यूमेंट्री है नेटफ्लिक्स पे, माइकल जॉर्डन पे जो डॉक्यूमेंट्री, वो अभिनंदन ने हफ्ता में भी रेकमेंड की थी बहुत पहले, द लास्ट डांस। मैं वैसे तो मैं बास्केटबॉल देखता नहीं हूँ, मुझे तो फर्क भी नहीं पड़ता, मुझे तो रूल्स भी नहीं पता, लेकिन मैंने जब ये डॉक्यूमेंट्री देखी, बहुत ही फैसिनेटिंग स्टोरी है। उनको अमेरिका मतलब बास्केटबॉल का सचिन तेंदुलकर कहा जाता है। अब उनको तो मतलब उनको मोहम्मद अली के साथ कंपेयर किया जाता है, इतने बड़े स्पोर्ट्स स्टार है वो तो हाँ, आई वुड से ही इज बिगर देन सचिन तेंदुलकर। लिपि बोल रही है, सही है एकदम। हमारे प्रोड्यूसर ने हमको कंफर्म क्लियर कर दिया थोड़ा कंफ्यूजन कि सचिन तेंदुलकर से भी बड़े लोग हैं खिलाड़ी खेल की दुनिया में। आनंद, आप रुचि रखते हैं बास्केटबॉल में? बहुत पहले का मैं तो इसलिए कि हमारे देश में हमने सचिन तेंदुलकर से बड़ा स्पोर्ट्स स्टार नहीं देखा है, तो इसलिए मैंने अपने सबसे बड़े वाले से कंपेयर किया। लेकिन लिपि ने कहा कि नहीं, तुम लोग थोड़ा सा ये करेक्शन यहाँ पे कर लीजिए। हाँ आनंद, आप कुछ कह रहे थे? मैंने बोला कि आप रुचि रखते हैं। हाँ, रखता हूँ। और वो डॉक्यूमेंट्री बहुत पहले आया। हाँ, आपने देखा होगा ना वो। तो क्या आप ये सेंटेंस से अग्री करते हैं कि वो सचिन तेंदुलकर से बड़े हैं? हाँ, इस पर कह रहा है। हाँ। वो भी हो जाए थोड़ा। देखिए, पहला मैंने जैसे अपनी बता दी कि हमारे यहाँ तो मेरे ख्याल से सचिन से बड़ा स्पोर्ट्स स्टार कोई नहीं हुआ, इसलिए मैंने कंपेयर कर दिया। Anyway. नहीं, अमेरिकन जो पॉपुलर कल्चर है वो पूरी दुनिया में फॉलो होता है, और वहाँ के वो बड़े स्टार हैं तो ऑब्वियसली ग्लोबल स्टार हो गए। दूसरी बात है कि बास्केटबॉल भी लगभग ग्लोबल स्पोर्ट्स है। क्रिकेट जो है कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में ज़्यादा खेला जाता है, लेकिन फिर भी भारत की और उपमहाद्वीप की ही बांग्लादेश, पाकिस्तान की इतनी पॉपुलेशन है कि यहाँ जो भी पॉपुलर होगा वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगा। हाँ, वो भी एब्सोल्यूट नंबर्स में। हाँ। इसलिए वो भी बड़े स्टार। ठीक बात। स्टैटिस्टिकली सचिन तेंदुलकर पॉपुलर है। आनंद, आपका रिकमेंडेशन? तो मैं जो पिछले बार हफ्ता में रिकमेंड किया था उसे ही दोहरा रहा हूँ। तो जो पुराना ही माल बेचेंगे। हाँ, तो जो लोग हफ्ता के श्रोता हैं उनको ये एक रिपीटिशन लगेगा, लेकिन फिर भी चर्चा के श्रोता वंचित ना रह जाएं उस रिकमेंडेशन से।
तो एक तो है कि जो भी चीज़ 5 से डिविजिबल है हम लोग उसको कॉमेमोरेट करते हैं, जैसे 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, तो कई छोटी चीज़ें भी उसमें कॉमेमोरेट हो जाती है। उसी श्रृंखला में मैंने हाल में एक किताब पढ़ी, मेरी बहुत पसंदीदा किताबों में से एक है। मैंने इस बार शायद 5वीं या 6ठी बार पढ़ी, और मुझे ये याद आया कि ये उस 60वां साल है उसे लिखे जाने का, क्योंकि वो 1961 में लिखी गई थी। वी.एस. नेओपॉल की किताब हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। ये मतलब उनकी कालजयी रचनाओं में से एक है, और इसमें उन्होंने एक आदमी का जो कि अननेसेसरी है और अनएकोमोडेटेड है दुनिया में, उसका स्ट्रगल दिखाया है। और कॉमिक नॉवेल है लेकिन बहुत डीप ह्यूमन कंडीशंस को भी दिखाता है। और उन्होंने, और एक बात और है जो कि उसे और अच्छा बनाती है और मार्मिक बनाती है, कि ये उन्होंने, उनके पिता जो कि एक असफल लेखक थे, जो कि फेल्ड राइटर थे, एक तरह से उनकी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। और नेपोल एक बार पाकिस्तान में थे तो उनसे पूछा गया था, क्योंकि वो खुद इतने बड़े लेखक है, कि आपके पसंदीदा लेखक कौन हैं? तो उन्होंने कहा था मेरे पिता, जबकि वो कुछ भी बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा मेरे पिता। और वो बोले कि मैंने उनसे अच्छा लेखक नहीं देखा, हालांकि वो अननोन थे। तो वो एक बार पढ़िए, 60वें साल उसका। दूसरा जो है, चूँकि फार्म लॉज अब बंद किताब हो गई है तो अब बहुत कुछ लिखा गया, बहुत चीज़ बोला गया, अब उबाऊ लगेगा, लेकिन उसके एक पक्ष पर जो कि कम्युनिकेशन थियरी पे, कि मुझे लगता है, और पिछले 2 सालों में मैं भी एक छोटा मोटा किसान रहा अपने गांव में, मुझे लगता है कि वो ज़रूरी था, उसके कई प्रावधान ज़रूरी थे फार्म लॉज के, लेकिन वो सरकार जो है वो रिफॉर्म्स क्यों नहीं बेच पाई जनता में, और कम्युनिकेशन में कहाँ गैप रही। इस पर हमारे वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड सिविल सर्वेंट्स डी सुब्बा राव, जो कि पहले आरबीआई के गवर्नर भी थे, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा है, उन्होंने लिखा है कि फार्म लॉज ज़रूरी थे, लेकिन इसमें कम्युनिकेशन में सरकार से कहाँ कहाँ चूक हुई। और उन्होंने पहले के भी उदाहरण दिए हैं जहाँ महत्वपूर्ण लॉज जो हैं, महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स क्यों नहीं चल पाए। तो और इकॉनमी के स्टडीज़ वगैरह का भी उदाहरण देके हुए टाइम्स ऑफ इंडिया में मेरे ख्याल से 15 दिसंबर को आया था। ठीक बात। मेरा 2 रिकमेंडेशन है। एक तो हम लोगों ने चूँकि बात की और मेघनाथ ने जिक्र किया कि वहाँ पर कॉल दी गई कि चूँकि उत्तराखंड देवभूमि है, जो मैं उस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूँ जहाँ हेट स्पीच और ये जिनोसाइड की अपीलें की गई, उसमें कि देवभूमि है इसलिए वहाँ पर एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए। तो कैसे ये पूरा नेटवर्क काम करता है, कैसे, उस पर राहुल कोटियाल हमारे यहाँ रिपोर्टर थे, काफ़ी बढ़िया रिपोर्टर थे, उनकी एक रिपोर्ट है, वो स्लीपर सेल, मतलब वो बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स और उनके अलग अलग नेटवर्क ऐसे थे जो हिंदू संगठनों के, और कैसे उसमें अपीलें की जाती थी उत्तराखंड के पूरे उत्तराखंड में फैले हुए थे। कि तो अगर आप लोगों को याद हो तो एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना सामने आई थी जिसमें एक मुस्लिम लड़के को एक सिख पुलिस वाला मॉब से बचा के ले गया था उत्तराखंड में। मेरे ख्याल से नैनीताल की घटना थी या देहरादून का, व्हाटएवर, लेकिन उत्तराखंड की थी। वो बचा के ले गया क्योंकि भीड़ ने उसको घेर लिया था। तो ये लोग कैसे काम करते और कैसे पहुंचते थे, कि तो ये उस पूरे इस तरह के अनगिनत असंख्य वो थे व्हाट्सएप ग्रुप्स, और ये उसको खंगाला उसमें जा के शामिल होके। तो वो रिपोर्ट मैं रिकमेंड करूँगा कि लोग पढ़ें, और कैसे मिस इन्फॉर्मेशन या गलत सूचनाएं लोगों को इंसाइट करने के लिए इस तरह के ग्रुप बनाए गए हैं जो फैलाई जाती हैं, और फिर लोगों को उकसाया जाता है, और फिर बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से हमले किए जाते हैं। तो वो एक रिपोर्ट रिकमेंड करूंगा मैं। और दूसरा, इसी हफ्ते का एक इंटरव्यू रिकमेंड करूंगा मैं, जो कि चित्रांशु हमारे सहयोगी हैं, उन्होंने किया है अमित वर्मा का। तो सीन अनसीन करके उनका अपना एक पॉडकास्ट है, वो बहुत पॉपुलर पॉडकास्ट है, अमित वर्मा करते हैं। तो वो अमित वर्मा से याद है, अभिनंदन का एक एपिसोड किया था, अभिनंदन ने उनके साथ एक एपिसोड किया था। वो भी एक अच्छा एपिसोड था। कुछ
3.5 घंटे का पूरा एपिसोड बात किया हाँ, उसने। तो वो उनका ही स्टाइल है, वो लॉन्ग बहुत लंबे लंबे पॉडकास्ट करते हैं। तो ये 2 मेरे रिकमेंडेशन हैं। एक्चुअली श्रोताओं से भी पूछना चाहूँगा, मैं सवाल ही पूछना चाहूँगा कि आपको अभी जो चर्चा का ड्यूरेशन है उस पर हम बात ही कर रहे थे अतुल और मैं, कि क्या आपको लगता है कि इसको थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए, और विषय इंक्लूड करना चाहिए, और लोग इंक्लूड करने चाहिए, और अगर आपको ऐसे कोई फीडबैक देना होगा ड्यूरेशन पे या फिर गेस्ट्स पे तो ज़रूर हमको आप लेटर लिख सकते हैं। और आधे घंटे से ही शुरू हुआ था चर्चा। आधे घंटे से शुरू हुआ था और अभी 1.5 घंटे तक जा रहा है थोड़ा सा। बीच में हमने 1 घंटे को बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया था कि हम 1 घंटे करेंगे, लेकिन ये बढ़ जाता है क्योंकि किसी को बीच में जो हमारा स्टाइल है, मतलब या स्टाइल के हैं या जो हमारा एक हम कुछ बेसिक जो नॉर्म फॉलो करते हैं, किसी को बीच में टोकना नहीं, रोकना नहीं, क्योंकि टेलीविज़न का जो पूरा एक स्ट्रक्चर आपने देखा होगा कि वो बहुत टाइट शेड्यूल में काम करते हैं, तो उनको वो 30 सेकंड देते हैं, सेकंड नहीं। आपके विचार महत्वपूर्ण है, पूरी तरह से आनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आनी चाहिए, पर्सपेक्टिव के साथ आनी चाहिए, बीच में टोका टाकी, उंगलीबाजी, इन सब से बचने का भी फॉर्मेट था हमारा। डिस्कशन भी होना चाहिए बात। हाँ, उस पर तो अभी फिलहाल हफ्ता आई थिंक 2-2.5 घंटे तक जाता है। तो आई मीन अगर तो खैर हमेशा से बड़ा रहा है उसका। तो अगर आपको लगता है कि चर्चा का ड्यूरेशन पे आपके कोई विचार है तो हमको जरूर लिखिए, क्योंकि बहुत मदद करेगा हमको थोड़ा सा डिसीजंस लेने। हमने थोड़ा सा बदलने की भी कोशिश की है चर्चा को। अब चर्चा का एक सेगमेंट हम वीडियो पे लाते हैं जी, और फिर बाकी तो वो हम नए साल में जो अगला साल शुरू होगा उसको कंटिन्यू तरीके से करेंगे, वीडियो वाला फॉलो करेंगे उसका एक सेगमेंट। इसके साथ ही हम आज की चर्चा को यहाँ पर रोकेंगे। हाँ शार्दुल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये एपिसोड आपके पास जब आएगा तब वो क्रिसमस का दिन है, तो सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं। और अगर आप वो नहीं भी मनाते तो वो विंटर सॉल्स्टिस भी है, जो मानव इतिहास में हमेशा से बड़ा त्योहार रहा है, और ऊपर से एक सैटेलाइट भी लॉन्च हो रहा है। तो सब कुछ हो और रहा है। ओमिक्रॉन भी फैल रहा है, तो फिर से सावधान रहिए। हाँ, बिल्कुल सावधान रहें। अनायास गैर जरूरी अगर जगहों पे आना जाना, ट्रैवल, इकट्ठा होना, भीड़ भाड़ से बचें, क्योंकि संभावना है कि फिर से बहुत सारे केसेस आने लगेंगे कुछ दिनों में। तो ध्यान रखिए अपना। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद, मेघनाथ, शार्दुल, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, iTunes और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें, न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।